Hello everyone. Let's start our today's discussion. I hope you all remember that in previous class हमने business risk के topic से related first past paper question discuss किया था and that was Pale Company. In today's class हम business risk से related second question discuss करेंगे and that will be Winberry Company. बिफोर स्टार्टिंग दिस पास्ट पेपर क्वेश्चन एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या टॉपिक्स पर डिस्कशन कर ली है। इन फर्स्ट क्लास हमने ऑडिट प्लानिंग एंड बिजनेस रिस्क के टॉपिक पर डिस्कशन करी। हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि ऑडिट प्लानिंग क्या होती है। ये ऑडिट एक्टिविटी का मैंडेटरी फेज है और ऑडिटर पर लाजिम है कि वो हमेशा ऑडिट एक्टिविटी प्लानिंग फेज से स्टार्ट करेगा। इन ऑडिट प्लानिंग ऑडिटर क्लाइंट के बिजनेस और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है, रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करता है, मटीरियलिटी लेवल, डेडलाइन, ऑडिट प्रोसीजर्स, इन तमाम चीजों को प्लान करता है। फर्दर वो क्लाइंट के लीगल एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की भी अंडरस्टैंडिंग लेता है। देन हमने ये डिस्कस किया कि ड्यूरिंग ऑडिट प्लानिंग ऑडिटर दो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है, ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्रोग्राम। इन तमाम इश्यूज पर डिटेल डिस्कशन हमने अपनी फर्स्ट क्लास में करी थी। देन हमने रिस्क असेसमेंट पर डिस्कशन करी दैट सिंस ऑडिट एक रिस्क बेस्ड एक्टिविटी है तो ऑडिटर पर जरूरी है कि वो ऑडिट प्लानिंग के दौरान रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करे। ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट ऑडिटर तीन तरह के रिस्क असेस करता है, बिजनेस रिस्क, रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या था? कोई भी ऐसा फैक्टर जो क्लाइंट के प्रॉफिट्स, कैश फ्लोज या गोइंग कंसर्न स्टेटस को इंपैक्ट कर दे। इन अदर वर्ड्स, कोई भी ऐसी चीज जो क्लाइंट को उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने से रोके। ऑडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्लाइंट के बिजनेस और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करे और बिजनेस रिस्क इवैल्यूएट करे, क्योंकि यही बिजनेस रिस्क फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि इंपेयरमेंट का रिस्क क्रिएट करते हैं, प्रोविजंस का रिस्क क्रिएट करते हैं, गोइंग कंसर्न स्टेटस को इंपैक्ट करते हैं, इन्वेंट्री ऑब्सलीट होने के रिस्क को इंपैक्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर क्रिएट करते हैं। तो ऑडिटर के लिए बहुत जरूरी है कि वो क्लाइंट के बिजनेस और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करे और इन बिजनेस रिस्क को इवैल्यूएट करे। ओके, ये हमारा पहला टॉपिक है जिसे हम कवर कर रहे हैं इन ऑडिट प्लानिंग एंड दैट इज बिजनेस रिस्क। सिमिलरली हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट करती है एंड ऑडिट रिस्क जो ऑडिटर ओपिनियन के लिए रिस्क है, इन पर भी फ्यूचर क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। देन हमने बिजनेस रिस्क से रिलेटेड डिफरेंट एग्जांपल्स देखी कि भाई कोई नया लॉ आ जाए, कोई लीगल केस फाइल हो जाए, कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए मार्केट में, इसी तरह प्राइस वॉर हो जाए। ये तमाम फैक्टर्स बिजनेस रिस्क क्रिएट करते हैं। एंड देन हमने बिजनेस रिस्क से रिलेटेड ड्राफ्टिंग अप्रोच देखी कि हमारे पास 2 मार्क्स हैं टेक्निकल हेड में एंड देन हमारे पास प्रोफेशनल स्किल मार्क्स भी हैं। फॉर टेक्निकल मार्क्स 3 स्टेप अप्रोच है, आइडेंटिफाई द रिस्क, explain the impact of the risk and comment on scale of the risk। और प्रोफेशनल स्किल्स के लिए हमारे पास 4 प्रोफेशनल स्किल्स हैं जिन्हें हम कवर करते हैं। ये तमाम इश्यूज पर हमारी फर्स्ट क्लास में डिस्कशन हो चुकी है। हमने इन डिटेल 2 आवर्स प्लस क्लास में इस पर डिस्कशन करी है एंड देन हमने इससे रिलेटेड टेक्निकल आर्टिकल भी रिव्यू किया था। देन इन प्रीवियस क्लास हमने बिजनेस रिस्क से रिलेटेड एक कंप्लीट क्वेश्चन ड्राफ्ट किया, ब्रीफिंग नोट्स का फॉर्मेट देखा, 5 बिजनेस रिस्क हमने क्लास के दौरान ड्राफ्ट किए और हमने अपनी अप्रोच अप्लाई करी कि हमने रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करना है, इम्पैक्ट कैसे एक्सप्लेन करना है और स्केल ऑफ द रिस्क पर कैसे कमेंट करना है। नाउ इन टूडेज क्लास हम एक और पास्ट पेपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड दैट इज विनबेरी कंपनी। आप लोगों ने पेशेंस और कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। हम पहले कंप्लीट क्वेश्चन को रीड करेंगे और साथ साथ बिजनेस रिस्क डिस्कस करते जाएंगे एंड देन मैं कंप्लीट आंसर आज की क्लास में ड्राफ्ट कराऊंगा। आप लोगों ने पेशेंस और कंसंट्रेशन के साथ सुनते रहना है
ताकि एक एक चीज आपको क्लियर हो और आपको ड्राफ्टिंग अप्रोच पर क्लैरिटी आ सके. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. इट इज 1st July 2005. You are a manager in the audit department of Quince and Company, a firm of chartered certified accountants. And you are responsible for the audit of Winberry Company, a listed entity and existing client of your firm. The company has a financial year ending 30th September 2005, and you are about to start planning this year's audit. बेटा ये क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है. इसके अंदर आपको नॉर्मली कोई बहुत ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. क्वेश्चन से रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको एग्जिबिट्स में मिलती है. बट ये एक इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन है. हमें क्लाइंट के बारे में, उसका ईयर एंड, ये तमाम चीजें एग्जामिनर इसमें इंट्रोड्यूस करता है. The following exhibits available on the left-hand side of the screen provide information relevant to the question. Exhibit 1, partner's email. An email which you have received from Olivia Fig, the audit engagement partner. Exhibit 2, meeting notes. Notes of a meeting which Olivia Fig recently attended with the audit committee of Winberry Company, focusing on understanding the current operations and future strategy of the business. बेटा ये वो सिर्फ एग्जिबिट्स की लिस्ट बता रहा है और उनकी ब्रीफ डिटेल दे रहा है. ये तमाम एग्जिबिट्स इन डिटेल अभी हम रीड करेंगे. Exhibit 3 is financial information. Selected financial information from Winberry Company's management accounts. Exhibit 4, internet search. The headline results from an internet search performed by the audit team about the business and industry. The information should be used to answer the question requirements within your chosen response options. बेटा दो response options हैं. एक वर्ड प्रोसेसर है जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, जिसे इसने ब्रीफिंग नोट्स टाइटल किया हुआ है, और एक स्प्रेडशीट है जिसमें टेबल अवेलेबल होता है फॉर कैलकुलेशन पर्पस. हम कंप्लीट क्वेश्चन एग्जाम प्लेटफॉर्म पर सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की टेक्निक समझ आ सके. ओके, लेट्स रीड द फर्स्ट एग्जिबिट, पार्टनर्स ईमेल. बेटा कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे तो एक एक चीज समझ आएगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अप्रोच आएगी दैट हाउ यू हैव टू डील विद द एग्जाम क्वेश्चन. ओके, नाउ जस्ट अ सेकंड. To audit manager from Olivia Fick, audit engagement partner. Subject, Winberry Company audit planning. Date is 1st July 2005. I hope you all remember कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ब्रीफिंग नोट्स का फॉर्मेट क्रिएट किया था. ओके, ये जो टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, डेट होता है, इससे हम ब्रीफिंग नोट्स का फॉर्मेट क्रिएट करते हैं, and we get marks for it in communication head of professional skills. बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोफेशनल स्किल्स में कम्युनिकेशन के मार्क्स होते हैं, तो हमें ब्रीफिंग नोट्स का फॉर्मेट बनाना होता है. उसमें हमें ये टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट और डेट की इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी. ओके, जब हम आंसर ड्राफ्ट कर रहे होंगे तो हम इन डिटेल इन चीजों को देखेंगे. हेलो, आई अटेंडेड अ प्लानिंग मीटिंग लास्ट वीक विद द फाइनेंस डायरेक्टर and a representative of the audit committee of Winberry Company, at which we discussed business developments during the year and plans for the future. I have provided you with my notes from this meeting, as well as some background information about the company from the permanent audit files. Based on the analysis I have done on this industry, it is appropriate for overall materiality to be based on profit before tax, as this is a key focus for investors and providers of finance. अच्छा, अब देखिए इस पैराग्राफ में जो यूजफुल इंफॉर्मेशन थी वो मटीरियलिटी लेवल से रिलेटेड थी, कि हमें मटीरियलिटी लेवल प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर बेस करना है. सर हमने तो अभी तक मटीरियलिटी लेवल का टॉपिक ही नहीं पढ़ा. बेटा मटीरियलिटी लेवल का टॉपिक रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिस्क में यूज होगा. अभी हम करंटली बिजनेस रिस्क पर बात कर. जाहिर है इस क्वेश्चन में अदर रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो क्वेश्चन का तो कंप्लीट डेटा हम रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ बिजनेस रिस्क पर फोकस करें.
ओके, तो इसलिए हम करंटली ये मटीरियलिटी वाले पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं. ओके, using the information provided in all exhibits, I require you to prepare briefing notes for my own use in which you evaluate the significant business risk facing the company 10 marks. बेटा अभी हम इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इस एक रिक्वायरमेंट पर फोकस करेंगे जिसमें हमें सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क इवैल्यूएट करना. ओके, क्वेश्चन में और भी बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 40 मार्क्स की ऑडिट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं और 10 मार्क्स प्रोफेशनल स्किल्स के होते हैं. तो हम ऑडिट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स में से सिर्फ एक रिक्वायरमेंट कर रहे हैं एंड दैट इज बिजनेस रिस्क. यानी समझे टेक्निकल मार्क्स जो कि 40 मार्क्स हैं, हम उसमें से सिर्फ 10 मार्क्स अटेम्प्ट कर, अभी हम 30 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं कर रहे. तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो हम अभी यूज नहीं करेंगे. सर क्या वो पार्ट्स आप हमें बाद में कराएंगे? यस, बिल्कुल कराऊंगा. जब वो रेलेवेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूंगा तो उससे रेलेवेंट पार्ट मैं खुद क्लास में सॉल्व कराऊंगा. ओके, करंटली हम सिर्फ पार्ट ए कर रहे हैं एंड दैट इज बिजनेस रिस्क. बेटा पार्ट बी इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, हमने अभी नहीं पढ़ा है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. पार्ट सी इज ऑडिट प्रोसीजर्स, ये हमारे सेकंड चैप्टर में आएगा जब हम मैटर्स टू कंसिडर पढ़ रहे होंगे. एंड पार्ट डी इज some requirement relating to compliance with laws and regulation. बेटा अगर आप requirements देखें तो 10 plus 16 26 plus 7 and then plus 7, तो ये टोटल 40 मार्क्स बनते हैं. सर क्वेश्चन नंबर 1 तो 50 मार्क्स का होता है, ये सिर्फ 40 मार्क्स की रिक्वायरमेंट्स क्यों है? देखें बेटा, एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस में एक टेक्निकल मार्क्स हैं जो ऑडिट रिलेटेड मार्क्स हैं और एक है प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स. आप अटेम्प्ट करेंगे 40 मार्क्स की रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर आप उन्हें प्रोफेशनल मैनर में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे. प्रोफेशनल स्किल्स क्या है? कम्युनिकेशन, एग्जामिनर्स की इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ना, ब्रीफिंग नोट्स का फॉर्मेट बनाना, सिस्टमैटिक मैनर में आंसर अटेम्प्ट करना, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, सिनेरियो से चीजें रिलेट करना, जजमेंट एंड स्केप्टिसिज्म. जजमेंट का मतलब क्या है कि भाई राइट ओपिनियंस फॉर्म करना कि भाई कहाँ हाई रिस्क है, कहाँ गलती है. स्केप्टिसिज्म, अगर कहीं डेटा इनकम्प्लीट है तो उसे क्वेश्चन करना. एंड कमर्शियल एक्यूमेन, लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना. बेटा ये सारे प्रोफेशनल स्किल्स यूज करना हम सीखेंगे. बिजनेस रिस्क के अंदर नॉर्मली जो प्रोफेशनल स्किल सबसे ज्यादा यूज होता है वो कमर्शियल एक्यूमेन है, क्योंकि बिजनेस रिस्क है ही कमर्शियल पर्सपेक्टिव की चीज. लेकिन इसमें भी हम एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन भी करते हैं, सिनेरियो से रिलेट करना, इसमें हम कम्युनिकेशन का भी ख्याल रखते हैं, जजमेंट को भी देखना है, कहाँ हमें ओपिनियन फॉर्म करना है कि रिस्क एग्जिस्ट करता है. ओके बेटा, 10 मार्क्स हैं, एक बिजनेस रिस्क 2 मार्क्स का है तो हम 5 रिस्क लिखेंगे. ओके बेटा, ये जो 10 मार्क्स है ये टेक्निकल मार्क्स है, जो ऑडिट रिलेटेड टेक्निकल मार्क्स 10 मार्क्स हैं. 2 मार्क्स का एक बिजनेस रिस्क है, 5 रिस्क लिखेंगे. आइडेंटिफाई, इम्पैक्ट एंड स्केल ऑफ द रिस्क. क्लियर है? प्रोफेशनल स्किल मार्क्स सेपरेट हैं, वो ओवरऑल क्वेश्चन पर मिलते हैं कि आपने कम्युनिकेशन कितनी अच्छी करी, आपने एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन कितना अच्छा किया, आपने जजमेंट्स कितने अच्छे फॉर्म किए, आपने कमर्शियल एक्यूमेन का ख्याल रखा या नहीं रखा. ओके, लेट्स रीड फर्दर. बेटा जब हम आंसर डेवलप करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी. नाउ एग्जिबिट नंबर 2, मीटिंग नोट्स. आइए भाई इसे रीड करते हैं. Winberry Company is a listed company operating as a retailer in the online grocery market with the coverage of 75% of the country. The company has a loyal and growing customer base who place orders via either the company's website or an application which can be installed on a customer's mobile phone. Winberry Company fulfills grocery orders, delivering to customer homes via a fleet of company-owned refrigerated delivery vehicles. बेटा देखिए, वो हमें उसके बिजनेस के बारे में बता रहा है कि विनबेरी एक ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट है जहां पे लोग ऑनलाइन ग्रोसरी परचेज करते हैं. लोग ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए भी ऑर्डर कर सकते हैं और एप्लीकेशन के जरिए भी ऑर्डर कर सकते हैं.
विनबेरी कंपनी लोगों के घरों पर ग्रोसरी डिलीवर करती है अपनी खुद की फ्लीट ऑफ व्हीकल्स से। ओके, इनके पास खुद रेंज ऑफ व्हीकल्स हैं, जो रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स हैं, उसके जरिए डिलीवरी करते हैं। Winberry Company prides itself on having a market-leading inventory system, which ensures that customers can only order grocery which are currently available. This helps Winberry Company customers to avoid the inconvenience of ordering the unavailable items. इनके पास एक अच्छा इन्वेंट्री सिस्टम है जिसके जरिए जस्ट इन टाइम कस्टमर को शो कर रहे होते हैं कि कौन से आइटम्स अभी अवेलेबल। ओके, तो ये उसने हमें उसके बिजनेस के बारे में बताया कि एक ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस है, वेबसाइट और ऐप के जरिए ऑर्डर्स आते हैं, ये डिलीवरी करते हैं कस्टमर्स तक, इनके पास एक अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। बट अभी कोई बिजनेस रिस्क, क्योंकि एक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग उसने हमें दी। ओके, a significant proportion of the groceries supplied by Winberry Company are perishable products. बेटा देखिए, इधर एक बिजनेस रिस्क है, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। पेरिशेबल माने जिसकी शॉर्ट लाइफ होती है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। देखिए बेटा, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर आपके दिमाग में खुद ब खुद रिस्क ट्रिगर होना चाहिए। मिसाल देता हूं, अगर कोई कंपनी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में डील करती है, जैसे कोई कंपनी मोबाइल फोन में डील करती है या किसी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में डील करती है, तो आप फौरन वहां टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस का रिस्क लिखते हो। कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो चीजें ऑब्सोलीट हो जाएंगी। इसी तरह अगर कोई कंपनी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में डील करती है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेटा, जिनकी शॉर्ट लाइफ होती है, तो आप वहां फौरन रिस्क लिखते हो कि इनके आइटम्स एक्सपायर हो सकते हैं, शॉर्ट लाइफ साइकिल है। ओके, आगे बढ़े। द सेल एंड स्टोरेज ऑफ विच इज हाईली रेगुलेटेड थ्रू फूड सेफ्टी रेगुलेशंस। Winberry Company employs experienced food and product technology professionals to ensure that the company complies with all food safety legislation. बेटा, कंपनी फूड सेफ्टी लेजिस्लेशन से कंप्लाई करने के लिए एक्सपर्ट्स अपॉइंट करती है, लेकिन एक रिस्क कंपनी अभी भी फेस करती है कि क्योंकि प्रोडक्ट्स पेरिशेबल हैं तो वो एक्सपायर हो सकते हैं। देखो बेटा, जितना भी एक्सपर्ट बैठा है, अगर डिलीवरी में लेट हो गया, माल वक्त पर नहीं बिक सका, तो पेरिशेबल प्रोडक्ट है वो खराब हो जाएगा और उसकी वजह से इन्वेंट्री लॉसेस क्रिएट होंगे। ओके, देखो एक रिस्क तो उसने यहां पर कहा कि मिटिगेटेड है, कि जो फूड सेफ्टी रेगुलेशन का मसला है उसके लिए तो कंपनी ने एक्सपर्ट्स बैठाए हुए, प्रोफेशनल्स बैठाए हुए कि भाई फूड सेफ्टी रेगुलेशन ब्रीच ना हो। लेकिन बेटा, पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो उससे रिलेटेड रिस्क एग्जिस्ट करता है कि इन्वेंट्री की शॉर्ट लाइफ है, इन्वेंट्री खराब हो सकती है ड्यूरिंग डिलीवरी, और अगर माल वक्त पर नहीं बिका, भाई जितना भी एक्सपर्ट बैठाया हुआ है, पेरिशेबल प्रोडक्ट अगर वक्त पर सेल नहीं हुआ, एक्सपायर हो गया, तो खत्म, इन्वेंट्री लॉस तो हुआ ना। इट्स अ बिजनेस रिस्क। ओके बेटा, आप याद करें, हमने टेक्निकल आर्टिकल में ये पढ़ा था कि वो रिस्क जो मिटिगेटेड है उन्हें रेफर ना करें। तो यहां पर एक रिस्क मिटिगेटेड है कि कंपनी फूड एंड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल्स अपॉइंट करती है ताकि फूड सेफ्टी रेगुलेशन से कंप्लाई कर जाए। तो अब आप फूड सेफ्टी रेगुलेशन के मसले को रेफर नहीं करोगे, लेकिन पेरिशेबल प्रोडक्ट और इन्वेंट्री लॉसेस के मसले को आप बिल्कुल रेफर कर सकते हो। ओके बेटा, हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम रिस्क ड्राफ्ट कर रहे होंगे। आगे बढ़ते। The directors of Winberry Company are pursuing ambitious expansion plans in order to establish a strong position in home delivery grocery market and explore business partnerships in associated markets. ओके बेटा, इनके जो डायरेक्टर्स हैं वो एम्बिशियस यानी बहुत फास्ट एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज की तरफ जा रहे हैं। इंटरनेशनल एक्सपेंशन, Winberry Company is planning to expand into the foreign country of Ireland by setting up operations similar to its existing business. Farland uses the same currency as Winberry Company's existing operation. The investment is expected to cost $125 million. Winberry Company does not currently have the funds for the expansion itself, but is in advanced stage with its current bankers who are keen to provide loan financing
on the same basis and covenants as the existing loan files. The expansion is expected to occur in 2026. बेटा अब हमने पैराग्राफ पढ़ा रिलेटिंग टू इंटरनेशनल एक्सपेंशन। कंपनी के पास इस एक्सपेंशन के लिए खुद फंड्स नहीं है, कंपनी बैंक लोन के जरिए इसे फाइनेंस करेगी। अब इससे रिलेटेड आपने बिजनेस रिस्क लिखना। देखिए बेटा, अब आप इधर एक आर्ग्यूमेंट ये रख सकते हैं कि कंपनी एक डिफरेंट कंट्री में जा रही है फॉर लैंड। अच्छा, अब आप याद करें पिछला जो सवाल था पेल कंपनी, उसमें भी कंपनी फॉर लैंड में ही जा रही, लेकिन उधर एक मसला और भी था कि वहां लिखा था कि कंट्री रिमोट कंट्री है, यानी दूर दराज का कंट्री है। इधर ऐसा कुछ नहीं लिखा, इधर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि फारलैंड रिमोट कंट्री है। तो अपनी तरफ से अजम्पशन मत डाल देना कि सर इसके नाम में फार लिखा है तो ये दूर ही होगा, ऐसा नहीं करना भाई। यहां कहीं नहीं लिखा कि एक रिमोट कंट्री। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल एक्सपेंशन में एक रिस्क है विनबेरी कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड। देखिए बेटा, हम एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं और हम लोगों के घरों तक डिलीवरी करते हैं। जब हम नए कंट्री में जा रहे हैं तो मे बी हमारे पास वहां बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेयर हाउसिंग नेटवर्क ना हो। बेटा, जब आप ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर चला रहे हो तो आपको वेयर हाउसेस चाहिए होंगे, आपको डिलीवरी सिस्टम चाहिए होगा, फ्लीट ऑफ व्हीकल्स चाहिए होगा। तो नए कंट्री के अंदर हमारी ऐप तो आ जाएगी, हमारी वेबसाइट भी आ जाएगी, बट हमारा जो वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बनाने में वक्त लगेगा। और क्योंकि हमारे पास अपने फंड्स नहीं है, हम बैंक लोन के जरिए काम कर रहे हैं, तो डायरेक्टर्स के ऊपर प्रेशर होगा कि उन्हें जल्दी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने, क्योंकि बैंक की फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी के प्रॉफिट्स को हिट कर रही होगी। तो आप इधर रिस्क डेवलप कर सकते हो कि इंटरनेशनल एक्सपेंशन इन फॉरेन कंट्री ऑफ फारलैंड faces a risk that if Winberry company is not able to develop a sufficient warehousing and a distribution network there. बेटा, अगर हमने वहां सफिशिएंट वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं बनाया तो वहां पर हम सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे और फिर वो हमारी रेप्यूटेशन को अफेक्ट करेगा। हम कस्टमर ऑर्डर्स टाइमली फुलफिल नहीं कर सकेंगे, हमारा पेरिशेबल प्रोडक्ट है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि हम ये एक्सपेंशन बैंक लोन के जरिए कर रहे हैं तो डायरेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा कि उन्हें जल्दी रिजल्ट्स देने, वरना बेटा बैंक की फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट हमारे एग्जिस्टिंग ऑपरेशन के प्रॉफिट्स को हिट कर रही हो। ओके, तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर भी आप एक बिजनेस रिस्क बना सकते हैं। अच्छा, फॉरेन करेंसी को रेफर नहीं कीजिएगा क्योंकि सेम करेंसी यूज होती है। देन डेटा प्रोटेक्शन इशू। अच्छा, अगर आपको याद हो तो बेटा यही क्वेश्चन एग्जामिनर आर्टिकल में भी रेफर्ड था। जो हमने एग्जामिनर आर्टिकल पढ़ा था बिजनेस रिस्क का, उसमें ये डेटा प्रोटेक्शन इशू रेफर्ड था, याद करें। इसी क्वेश्चन के एक्सट्रैक्ट हमने वहां पढ़े थे। 2 months ago, Winberry company suffered a cyber security attack in which the personal information of 2,500 customers, including their credit card details, was stolen. याद करें, हमने इधर एक बिजनेस रिस्क डिस्कस किया था कि कंपनी की वेबसाइट पर साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ और 2,500 कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गई। तो इधर रिस्क है कि अगर ये इंसिडेंट पब्लिक को पता चल गया, अगर इस इंसिडेंट का पब्लिक की नॉलेज में ये इंसिडेंट आ गया कि भाई हमारी वेबसाइट पर साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ है और 2,500 कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन गई है, उनकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लूज हुई हैं, तो इट विल अफेक्ट द रेप्यूटेशन। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क कि भाई रेप्यूटेशनल रिस्क क्रिएट हो जाएगा अगर ये साइबर सिक्योरिटी अटैक की इंफॉर्मेशन पब्लिक नॉलेज में आ गई। फिर आप इसका इंपैक्ट एक्सप्लेन करेंगे कि वंस लोगों को इसका पता चल गया, रेप्यूटेशनल लॉस हुआ, तो कस्टमर्स हमारी वेबसाइट से परचेजिंग नहीं करेंगे, दे विल गेट रिलक्टेंट, वो अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं डालेंगे एंड एज अ रिजल्ट वी विल लूज द कस्टमर्स। और ये रिस्क विनबेरी कंपनी के लिए ज्यादा है क्योंकि इनका पूरा बिजनेस ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है। याद करें, हमने ये ऊपर पढ़ा है बेटा, हम एक ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट है। अगर लोगों ने क्रेडिट कार्ड डिटेल नहीं डाली, ऑनलाइन परचेजिंग नहीं करी, तो हमारा तो पूरा बिजनेस मॉडल ट्रबल में आ जाएगा। आइडेंटिफाई इंपैक्ट और स्केल ऑफ द रिस्क। आइडेंटिफाई रेप्यूटेशनल लॉस, अगर ये साइबर सिक्योरिटी अटैक पब्लिक नॉलेज में आ गया।
कि भाई 2500 कस्टमर्स की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चोरी हुई। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या होगा बेटा? कस्टमर्स हमारी वेबसाइट पर परचेजिंग नहीं करेंगे, दे विल गेट रिलक्टेंट। स्केल ऑफ द रिस्क, क्योंकि हम सिर्फ ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर हैं, और अगर कस्टमर ने हमारी वेबसाइट से परचेजिंग छोड़ दी तो हमारा तो बिजनेस मॉडल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वी विल सफर सिग्निफिकेंट लॉसेस। ओके, आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑडिट कमिटी, द कंपनीज इंटरनल ऑडिट टीम had not properly assessed the risk relating to cybersecurity, which is a requirement of data protection legislation in the jurisdiction in which Winberry Company operates. The issue which led to cybersecurity attack has now been resolved. Winberry Company did not make any report to the regulator. बेटा आप देखिए, हमने डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन को भी ब्रीच किया है, क्योंकि हमारे इंटरनल ऑडिटर्स ने सही रिस्क असेसमेंट नहीं करी थी, जिसकी वजह से साइबर अटैक हुआ। तो क्योंकि हमने डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन को भी ब्रीच किया है, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ पेनल्टी, और अगर पेनल्टी लग गई तो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉफिट सफर करेगी। और हमने ये चीज रेगुलेटर को रिपोर्ट भी नहीं करी है, हमने ये मसला रेगुलेटर को रिपोर्ट भी नहीं करा है। तो अगर रेगुलेटर को ये मसला खुद से पता चला तो बेटा हैवी पेनल्टीज लगेंगी। तो इस डेटा प्रोटेक्शन इशू में एक बिजनेस रिस्क था लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, वो भी बहुत बड़ा मसला था क्योंकि हम ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है। और एक और मसला था कि हमने डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन को तोड़ा है, हमारे इंटरनल ऑडिटर्स ने सही तरह रिस्क असेस नहीं किया था, विच वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन। तो वी मे फेस पेनल्टीज, वी मे फेस फाइन्स। ओके, और ये कंसर्न ज्यादा है क्योंकि हमने ये बात रेगुलेटर से हाइड करी है। बेटा अब जब रेगुलेटर को खुद से पता चलेगा तो हैवी पेनल्टीज लगी। ओके, तो आई होप कि बेटा आप लोगों को बातें समझ आ रही। अब देखिए, ये जो हमने मीटिंग नोट्स देखे, इसमें एक इशू हमने देखा पेरिशेबल प्रोडक्ट्स का, इधर से हम बिजनेस रिस्क डेवलप कर सकते हैं। एक इशू हमने आइडेंटिफाई किया इंटरनेशनल एक्सपेंशन, कि भाई जो हम इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रहे हैं वहां हमारे पास वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं होगा, हम अपनी फंडिंग से नहीं जा रहे, हम बैंक लोन से जा रहे हैं, तो डायरेक्टर्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा कि जल्दी रिजल्ट्स देंगे, अदरवाइज फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगी। और फिर ये डेटा प्रोटेक्शन इशू। देखिए बेटा, अगर हम चाहें तो बिजनेस रिस्क अभी से लिख सकते हैं, यानी साथ साथ लिखते जाएं, लेकिन मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि आप पहले क्वेश्चन को पूरा रीड कर लें, जल्दी ना करें रिस्क लिखने में। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको और भी इश्यूज मिलेंगे जिनसे आप स्केल ऑफ द रिस्क पर, स्केल ऑफ द रिस्क क्या होता था कि आप इंटेंसिटी ऑफ द रिस्क पर कमेंट करते थे, उसके आपको और पॉइंट्स मिल जाते। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो और फिर ड्राफ्टिंग करा करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जिबिट नंबर 3 इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके बेटा, पेशेंस के साथ सुनिएगा। अभी हम पूरा जब आंसर ड्राफ्ट कर रहे होंगे तो हम एक एक चीज को दोबारा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 30th September 2005 एंड लास्ट ईयर वाज 30th September 2004। सही है बेटा, 2 इयर्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ग्रोसरीज लास्ट ईयर 358 मिलियन थी, इस बार 587 मिलियन हुई, रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड। फिर रेवेन्यू फ्रॉम पैट गुड्स फ्रॉम सम एलपीएस कंपनी। अब सर ये एलपीएस कंपनी है, नोट 2 में देखेंगे, लास्ट ईयर 0 था, इस बार 10 मिलियन। टोटल रेवेन्यू 358 से 597 हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 110 से 172 हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 31 से 53 हुआ है, टोटल एसेट्स 884 से 957। ओके, तो हम इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर रहे हैं। सर ये कहाँ यूज होगी? बेटा सवाल में और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जब रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं तो उसमें फाइनेंशियल डेटा बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी हमारा फोकस सिर्फ बिजनेस रिस्क पर है, इसमें भी फाइनेंशियल डेटा यूज होता है लेकिन बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ओके, नाउ included in total assets, net assets as consolidated relating to a subsidiary LPS company, last year 0 थे, इस बार 60 हो गए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिलेटिंग टू फायर डैमेज्ड वेयर हाउस, सर ये कौन सा वेयर हाउस है? नोट 3 में देखेंगे, 70 मिलियन, इस बार 67 मिलियन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 से इंक्रीज होकर 33 हुई।
नंबर ऑफ प्रीमियम डिलीवरी पास कस्टमर्स लास्ट टाइम 0 थे, इस बार 146 to 50। अब एक एक करके रीड करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो नोट्स के जरिए मिलेगी। नोट 1, grocery revenue include revenue earned from new initiative launched during the year by Winberry Company. This guarantees a weekly delivery slot for customers who sign up for a premium delivery pass. The premium delivery pass is an annual membership with a fees of $60. The fees is invoiced in advance and revenue is recognized in full at the time of invoicing. बेटा अब ये बिजनेस रिस्क नहीं है, ये एक अकाउंटिंग रिस्क है कि वो रेवेन्यू गलत बुक कर रहे हैं। एडवांस में इनवॉइस करते हैं और उसी वक्त रेवेन्यू बुक कर लेते हैं। ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। याद करें IFRS 15 रेवेन्यू। सर मुझे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही याद नहीं है, मेरा क्या होगा? बेटा मैं एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज कराऊंगा, तो परेशान होना ही नहीं है। अभी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो। आगे के टॉपिक्स को लेकर परेशान ना हो कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे रिवाइज होंगे। मैं सारे रिवाइज कराऊंगा, सारे स्टैंडर्ड्स पर क्लासेस होंगी, सबको एक एक दिन हर स्टैंडर्ड पर दिया जाएगा, उसे रिवाइज करेंगे। ओके। तो बेटा ये जो रेवेन्यू जल्दी बुक कर रहा है ये एक अकाउंटिंग रिस्क है। बिजनेस से रिलेटेड इसमें अभी करंटली कोई कंसर्न नहीं। ये प्रीमियम डिलीवरी पासेस इशू कर रहे हैं और जिसके जरिए कस्टमर्स को वीकली स्लॉट मिलता है। ओके। और ये एक एनुअल डिलीवरी पास है, $60 का। वन टाइम आप परचेज कर लें तो आपको वीकली डिलीवरी स्लॉट मिल जाए। ओके। द फीस इज इनवॉइस्ड इन एडवांस एंड द रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड इन फुल एट द टाइम ऑफ इनवॉइसिंग। ये एक अकाउंटिंग इशू। आगे पढ़ते हैं। नोट 2, Winberry Company has entered into a joint venture agreement with Dorian Company and is investing $30 million in a newly formed company, Luxury Pad Supplies Company, representing 50% of the share capital of the company. The remaining 50% shareholding is owned by Dorian Company, a leading national chain of VAT and pad goods supplies. The contract behind the investment states that Winberry Company and Dorian Company will work together to develop the supply of a range of pet supplies, food, toys and accessories. देखिए बेटा, आप अगेन एक और बात याद रखिए, जब भी ये जॉइंट वेंचर वगैरह की सिचुएशन होती है, शेयर्ड डिसीजन मेकिंग होती है, 50-50% वोट मिलकर कंपनी चलाएंगे, इसमें हमेशा एक रिस्क होता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट्स ना आ जाए। बेटा शेयर्ड डिसीजन मेकिंग है ना, अगर उनके और हमारे मैनेजमेंट स्टाइल में फर्क हुआ तो ये पूरी कंपनी कॉन्फ्लिक्ट में चली जाएगी, डिस्प्यूट्स में चली जाएगी। और जो हम है विनबेरी कंपनी, हमें पेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स का कोई आइडिया नहीं, तो हम डोरियान कंपनी पर डिपेंडेंट हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, लड़ाई हो गई, डिस्प्यूट हो गए, मैनेजमेंट स्टाइल में डिफरेंसेस हुए, तो बेटा ये पूरी इन्वेस्टमेंट एट रिस्क है। देखिए हमेशा याद रखें बेटा, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है तो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस का रिस्क दिमाग में होना चाहिए। पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो एक्सपायरी का रिस्क होना चाहिए। इसी तरह जॉइंट डिसीजन मेकिंग है तो आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल होना चाहिए। ये कुछ 2-3 चीजें हैं जो दिमाग में होनी चाहिए। जैसे ही आपने पढ़ा आपका दिमाग ट्रिगर करे कि भाई यहाँ रिस्क है। ओके। द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट utilizes the established online presence of Winberry Company and their distribution network, and Dorian Company's existing knowledge of pet goods supply market. Both parties will have equal voting rights and equal rights to the net assets of LPS Company, with profits to be shared equally. The investment is expected to take place in August 2005. तो बेटा इस इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा रिस्क आपस के कॉन्फ्लिक्ट, शेयर डिसीजन मेकिंग है। डोरियान की मैनेजमेंट अप्रोच अलग हुई, आपकी अलग हुई, डिस्प्यूट हो जाएगा। और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि आपको उस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं। अगर आपका डोरियान कंपनी से डिस्प्यूट हो गया और लेटर ऑन डिसाइड हुआ कि अपना अपना काम कर लेते हैं, तो आप तो कर ही नहीं सकोगे। आपको तो पेट रिलेटेड प्रोडक्ट की मार्केट ही नहीं पता। अच्छा वो भी आप पर डिपेंडेंट है कि उसके बाद डिलीवरी सिस्टम नहीं, तो पूरा ये जो बिजनेस है प्रॉब्लम में आ जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा हाईली डिपेंडेंट। और अब अगर मैनेजमेंट स्टाइल में डिफरेंसेस हुए तो डिस्प्यूट आ जाए, और डिस्प्यूट आएंगे पूरा बिजनेस खराब हो जाएगा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लॉस कर जाएगी। ओके। नाउ
The finance director of Winberry company planned to consolidate the results of LPS company as a subsidiary. अच्छा बेटा, अब ये एक अकाउंटिंग इशू है कि आप जॉइंट वेंचर को सब्सिडरी बुक नहीं कर सकते. जॉइंट वेंचर पर एसोसिएट वाली इक्विटी अकाउंटिंग लगती है. सही. ये जब हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको इस पर डिटेल्ड बात करूंगा. जॉइंट वेंचर पर सब्सिडरी अकाउंटिंग नहीं लगती, लेकिन ये बिजनेस रिस्क नहीं है, ये एक अकाउंटिंग रिस्क है. The share of the results attributable to Dorian Company is shown as non-controlling interest. 100% of LPS company revenue from incorporation is shown separately in the financial information above, owing to Winberry Company's full compliance with IFRS 8 operating segment. बेटा ये सारी information risk of material misstatement से related है. The finance director believes that Winberry Company and Dorian Company, each owning 50% of LPS Company, and having equal representation on the board of directors. Winberry Company's contribution of knowledge to the joint venture is greater, and therefore Winberry Company should consolidate the investment. बेटा ये एक अकाउंटिंग इशू है कि वो कहता है हमारे पास नॉलेज ज्यादा इसलिए हम कंसोलिडेट करेंगे, जबकि अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता. शेयर्ड डिसीजन मेकिंग है तो जॉइंट वेंचर का ट्रीटमेंट अप्लाई होगा जिसमें इक्विटी अकाउंटिंग यूज होगी. सब्सिडरी यहां नहीं होना चाहिए. लेकिन खैर ये बिजनेस रिस्क नहीं है, इस पर बाद में बात. आगे बढ़ते. Note 3. In January 2005, there was a fire in one of the Winberry Company's 5 warehouses, which completely destroyed the premises, but fortunately, no staff were injured. The warehouse serviced the northern region of the Winberry Company's customer base. The finance director has not written down the carrying amount of the warehouse in property, plant, and equipment, as he is confident that the company's insurance policy will cover all the cost. The insurance company has confirmed that they will repay Winberry Company for the inventory lost during the fire. However, the claim of the warehouse building and machinery is still ongoing. Winberry Company was able to utilize the remaining 4 warehouses to provide coverage to the northern region of the customers. Business risk. बेटा वेयर हाउस डिस्ट्रॉय हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी ने अभी तक वेयर हाउस का क्लेम अप्रूव नहीं किया है. इन्वेंट्री का तो क्लेम अप्रूव है, वेयर हाउस की बिल्डिंग और मशीन का क्लेम अप्रूव नहीं है. तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा अगर ये वेयर हाउस गया. बेटा ये अगर वेयर हाउस का क्लेम अप्रूव नहीं हुआ तो इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा. आप अगर ऊपर फाइनेंशियल डेटा में देखें तो इसकी वैल्यू गिवन है. बेटा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट रिलेटिंग टू फायर डैमेज्ड वेयर हाउस करंट ईयर में इससे रिलेटेड $67 मिलियन है. बेटा करंट ईयर में इससे रिलेटेड $67 मिलियन इंक्लूडेड है. लास्ट ईयर में इससे रिलेटेड 70 मिलियन थे, तो 3 मिलियन की डेप्रिसिएशन बुक हुई होगी. करंट ईयर में इससे रिलेटेड 67 मिलियन बुक हुए में. बेटा अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अप्रूव नहीं किया तो ये पूरा लॉस हो जाएगा. इतनी बड़ी इंपेयरमेंट का हिट आएगा, प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा. 53 मिलियन का जो प्रॉफिट बुक्स में नजर आ रहा है बेटा ये लॉस में बदल जाएगा अगर ये 67 मिलियन की इंपेयरमेंट बुक करना पड़ गई. और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मसला सोचो बेटा. बेटा आपका वेयर हाउस नॉर्दर्न रीजन का डिस्ट्रॉय हो गया. आप बेशक अदर 4 वेयर हाउसेस से कवरेज दे रहे हो, लेकिन आपकी डिलीवरीज लेट हो रही हैं और आपका पेरिशेबल प्रोडक्ट है. अगर डिलीवरीज लेट हुई तो उसकी वजह से इन्वेंट्री खराब होगी. भाई हमारा नॉर्दर्न रीजन का वेयर हाउस डिस्ट्रॉय हो गया. अब हम अदर वेयर हाउस से बेशक कवरेज दे रहे हैं, लेकिन बेटा आप सोचो डिलीवरीज में डिले आएगा और बाकी अदर वेयर हाउसेस पर एक्स्ट्रा लोड भी क्रिएट हो रहा होगा. तो डिस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस विल बी अ वैलिड बिजनेस रिस्क. ओके बेटा 10 मार्क्स का सवाल है, 5 बिजनेस रिस्क लिखने. पहला बिजनेस रिस्क पेरिशेबल प्रोडक्ट. अच्छा उस पेरिशेबल प्रोडक्ट में भी आप इस वेयर हाउस की डिस्ट्रक्शन का जिक्र दे सकते हो कि क्योंकि एक वेयर हाउस डिस्ट्रॉय हुआ है तो पेरिशेबल प्रोडक्ट का लॉस वहां भी क्रिएट हो रहा होगा कि हमारी इन्वेंट्री पेरिशेबल है. एक वेयर हाउस डिस्ट्रॉय हुआ है, अदर वेयर हाउसेस से सर्विसिंग की जा रही है, तो डिलेज की वजह से कुछ इन्वेंट्री खराब ना हो जाए. सेकंड इशू इंटरनेशनल एक्सपेंशन था. थर्ड डेटा प्रोटेक्शन. फोर्थ ये जो डोरियान कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट हुई है. और फिफ्थ ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस हुआ. 5 बिजनेस रिस्क लिख रहे थे बेटा, ये कवर होगा. अभी लिखवाऊंगा भाई, अभी सिर्फ रीडिंग कराइए. आगे बढ़ते हैं. Note 4. Long-term borrowings comprises a bank loan taken out by Winberry Company to fund the joint venture of LPS Company with Dorian Company
and the purchase of electric delivery vehicles. The bank issued the loan on the same terms as their existing loan, which has a covenant that interest cover is maintained at 3. बेटा अगर हम फाइनेंशियल डेटा को देखते हैं तो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लास्ट ईयर 5 पर थी, इस बार इंक्रीज होकर 33 पर आ गई। तो ऑलरेडी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है। और ये बोरोइंग्स क्यों इंक्रीज हुई हैं, तो उसने नोट 4 में एक्सप्लेन किया कि हमने जॉइंट वेंचर के लिए लोन लिया है, जो हमने एलपीएस कंपनी में जॉइंट वेंचर एंटर किया है, और सेकेंडली हमने इलेक्ट्रिक डिलीवरी व्हीकल्स परचेज करी हैं, उसके लिए लोन लिया है। बेटा अगर आपको अपना एग्जिबिट नंबर 2 याद हो तो कंपनी इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए कुछ फर्दर लोन भी ले रही थी। तो आप यहाँ एक बिजनेस रिस्क लिख सकते हो कि ऑलरेडी कंपनी का डेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है और अब कंपनी फर्दर लोन भी ले रही है फॉर इंटरनेशनल एक्सपेंशन, जिसकी वजह से कंपनी की गियरिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा बेटा, उसमें भी वही कोवेनेंट है जो एग्जिस्टिंग लोन फाइनेंस पर है। और एग्जिस्टिंग लोन फाइनेंस का कोवेनेंट क्या है, अगर आप देखो तो हमें जो इंटरेस्ट कवर है वो मेंटेन करना है कितने पर बेटा, 3 पर। अच्छा, हम एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कवर भी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहां में इंटरेस्ट एक्सपेंस का डेटा नहीं गिवन है। हमें एग्जामिनर ने क्लियरली इंटरेस्ट एक्सपेंस का डेटा प्रोवाइड नहीं किया है। लेकिन हम ये आर्ग्यूमेंट जरूर कर सकते हैं कि कंपनी जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए फर्दर लोन लेगी, तो बेटा इंटरनेशनल एक्सपेंशन स्टार्ट में तो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट में रिजल्ट्स नहीं देता, तो वो प्रॉफिट में तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस जरूर क्रिएट हो रहा होगा। तो हो सकता है कि हम अपना इंटरेस्ट कवर 3 पर मेंटेन ना कर सकें और हमारा कोवेनेंट ब्रीच हो जाए। बेटा कोवेनेंट ब्रीच हो गया तो बैंक लोन रिकॉल कर लेगा या फिर हमारे ऊपर एग्जिस्टिंग कंडीशंस लगा देगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। ओके, दोबारा रिपीट करता हूं। देखिए बेटा, आप एक और बिजनेस रिस्क ये लिख सकते हैं कि कंपनी ने एग्जिस्टिंग लोन ऑलरेडी इस साल इंक्रीज किए हैं, 5 से 33 लोन इंक्रीज हुए। अगर आप फाइनेंशियल डेटा को देखो बेटा, तो कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग ऑलरेडी 5 से 33 पर आई है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि कंपनी ने जो जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट किया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करी हैं, तो कंपनी के लोन्स ऑलरेडी बहुत इंक्रीज हुए हैं और अब वो इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए फर्दर लोन लेने जा रहे हैं। और उस फर्दर लोन पे वही कोवेनेंट है जो एग्जिस्टिंग कोवेनेंट है, जो कि इंटरेस्ट कवर को 3 पर मेंटेन करना है। तो आप रिस्क लिख सकते हो कि हो सकता है कि फर्दर लोन्स की वजह से हम इंटरेस्ट कवर 3 पर मेंटेन ना कर सकें और बैंक अपने लोन्स रिकॉल कर ले या हमारे इंटरेस्ट रेट्स रिवाइज कर दे, कंसिडरिंग कि हम हाई रिस्क क्लाइंट बन जाएंगे। ओके, तो एक और बिजनेस रिस्क जो आप रेफर कर सकते हो दैट इज इंक्रीज इन लोन्स, कि इस साल ऑलरेडी लोन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए और कंपनी फर्दर लोन भी लेने जा रही है। ओके, और वो इंटरनेशनल एक्सपेंशन स्टार्ट में तो रिजल्ट्स देगा नहीं। जब वो स्टार्ट में रिजल्ट्स नहीं देगा तो प्रॉफिट में तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन लोन की वजह से इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रिएट होगा और उससे हमारा इंटरेस्ट कवर अगर 3 से नीचे आ गया तो कोवेनेंट ब्रीच हो जाएगा। ओके बेटा, इंटरेस्ट एक्सपेंस का नंबर क्लियरली हमें प्रोवाइडेड नहीं है तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पीबीटी के दरमियान कुछ अदर इनकम्स भी हो सकती हैं, तो हमें क्लियरली अभी वो नंबर प्रोवाइड नहीं है, इसलिए हम इंटरेस्ट एक्सपेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो हम एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कवर नहीं निकाल सकते। लेकिन हम रिस्क जरूर लिख सकते हैं कि फर्दर लोन्स की वजह से इंटरेस्ट कवर का कोवेनेंट ब्रीच हो सकता है। ओके बेटा, फर्दर डिटेल में बात करेंगे जब रिस्क लिख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। एग्जिबिट 4 इंटरनेट सर्च। आइए भाई, क्या कह रहा है भाई इसमें, सर्च रिजल्ट्स फॉर विनबेरी कंपनी 3 नवंबर 2004। कीपिंग अप विद द डिमांड, Winberry company ahead in home delivery grocery revolution. The Grocery Trade Journal, Perishables Planet report that demand for online grocery delivery has reached an all-time high and shows no sign of slowing down. Traditional supermarkets cannot keep up with the demand, leaving opportunities for gains in market share for online operators.
तो बेटा देखें, विनबेरी कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है, ऑनलाइन ग्रोसरी सेगमेंट, वो तेजी से ग्रो कर रहा है। अब ऑलरेडी विनबेरी की लोकल मार्केट ग्रो कर रही है, फिर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, लग्जरी पेट सर्विस में भी जा रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपेंशन में भी जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि वो ओवर ट्रेडिंग कर जाए, वो अपने ऑपरेशंस को इतना ज्यादा इंक्रीज ना कर लें कि उसे मैनेज ना कर सके। ओके, तो इस बात को भी आप अपने किसी ना किसी रिस्क के स्केल में ऐड कर सकते हो। स्केल ऑफ द रिस्क, इंटेंसिटी ऑफ द रिस्क, कि ऑलरेडी ऑपरेशंस तेजी से ग्रो कर रहे हैं और उस वक्त बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करना रिस्की होता है, रेप्यूटेशनल लॉसेस क्रिएट हो जाएंगे अगर कहीं गलती हो गई तो, क्योंकि पहली लोकल मार्केट तेजी से ग्रो कर रही है, अब आप इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी कर रहे हो, लग्जरी पेट सर्विस में भी जा रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा ऑपरेशंस को इंक्रीज कर दोगे, तो उसमें अगर कहीं गलती हुई तो रेप्यूटेशनल डैमेज भी ज्यादा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोकल रेजिडेंट्स टू ब्रिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट विनबेरी कंपनी। अच्छा, अभी अब ये क्या है देखिए। A group of 30 local residents who claimed their health was affected by toxic fumes from the huge fire at Winberry Company Northern Warehouse are bringing an action to claim for compensation. बेटा ये भी बिजनेस रिस्क है, लीगल केस फाइल हो रहा है। The local residents' legal representative confirmed that they have served a claim against Winberry Company as they believe there were health and safety breaches due to failing in the sprinkler system in bringing the fire under control quickly. Winberry Company's Health and Safety Department has launched an investigation which concluded warehouse staff had manually overridden the automatic sprinkler system to prevent water damage to the goods. बेटा ये तो बहुत बड़ा मसला है। बेटा ये एक बिजनेस रिस्क है। एक तो लीगल क्लेम फाइल हुआ है, उसके पैसे जाएंगे, प्लस कितना रेप्यूटेशनल लॉस होगा अगर लोगों को ये पता चल गया कि हमने ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम इंटेंशनली बंद किया था और फिर उस फायर की वजह से लोगों की हेल्थ डैमेज हुई है। बेटा वो जो लोकल रेजिडेंट है, हो सकता है वो तो फिर विनबेरी कंपनी के साथ कभी काम ही ना करें, और बाकी ओवरऑल भी हमारी रेप्यूटेशन को बहुत लॉस होगा, क्योंकि मैन्युअली स्प्रिंकलर सिस्टम जो आग बुझाता है उसे बंद किया गया बेटा, सिर्फ इसलिए कि हमारी इन्वेंट्री खराब ना हो जाए, और फिर उस फायर की फ्यूम्स की वजह से लोगों की हेल्थ अफेक्ट हुई। तो एक तो लीगल क्लेम की कंपनसेशन प्लस रेप्यूटेशनल लॉस, ये भी एक बिजनेस रिस्क। तो बेटा ये तो सवाल में बिजनेस रिस्क भरे पड़े हैं बेटा, हमें तो सिर्फ 5 रिस्क लिखने हैं, बाकी तो इस सवाल में एक्स्ट्रा रिस्क बहुत सारे हैं। और देखते हैं, 18 February 2005, eco-friendly vans caused delivery disruptions for Winberry Company. A new fleet of 80 electric vehicles costing $50,000 each has caused a delivery chaos to Winberry Company's loyal customers. The vehicles can only travel for 100 miles without required charging, which has left customers experiencing delay up to 4 hours for their groceries. The eco-friendly vans were initially selected for purchase by management based on suitable delivery range. However, at the request of the Winberry Company, the manufacturer of the vans added refrigeration units to each vehicle, which has significantly reduced the distance the van can travel on a single battery charge. बेटा ये एक बड़ा मसला है। 80 व्हीकल्स हैं, $50,000 ईच की एक व्हीकल है, सारी व्हीकल जाया हो जाएंगी। लॉजिकली सोचो बेटा, इनसे डिलीवरीज डिले हो रही है तो आपको ये व्हीकल्स हटानी पड़ेंगी सूनर और लेटर, प्लस जो आपका लॉयल कस्टमर नाराज हो रहा है, आपकी रेप्यूटेशन लूज हो रही है, आपने प्रीमियम डिलीवरी पासेस बेचे में सोचो, और फिर आपकी इन्वेंट्री पेरिशेबल है। बेटा ये व्हीकल अगर सिंगल चार्ज में ट्रेवल नहीं करेगी, 4 आवर्स का डिले आ रहा है, देखो इधर पढ़ो बेटा, आपकी पेरिशेबल इन्वेंट्री एक्सपायर हो जाएगी, तो इन्वेंट्री लॉसेज अलग हो गई, ये व्हीकल जाया हो गई, रेप्यूटेशनल लॉस हो जाएगा। तो ये तो एक बड़ा मसला है भाई। तो बेटा अगर हम इस सवाल में देखें तो अच्छे खासे बिजनेस रिस्क हैं। 10 मार्क्स का सवाल था, 5 बिजनेस रिस्क लिखने थे, लेकिन अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं बिजनेस रिस्क की, सबसे पहला बिजनेस रिस्क याद करें बेटा, पेरिशेबल इन्वेंट्री, याद आ रहा है, शॉर्ट शेल्फ लाइफ इन्वेंट्री की। दूसरा रिस्क इंटरनेशनल एक्सपेंशन, याद आ रहा है बेटा, वो जो फार लैंड में जा रहे हैं। तीसरा रिस्क वो डेटा प्रोटेक्शन इशू का मसला, उसमें भी आप 2 पॉइंट्स रेफर कर सकते हो बेटा डेटा प्रोटेक्शन इशू में।
कि भाई एक तो रेप्यूटेशनल लॉस होगा और दूसरा लीगल क्लेम ना आ जाए। फिर लग्जरी पैट सप्लाई कंपनी जो डोरियान कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर एंटर किया है, उधर अलग मसला। फिर वेयर हाउस डिस्ट्रॉय हुआ, वो एक अलग मसला बेटा। फिर उसके बाद बैंक बोरोइंग का इशू। फिर ये जो लोकल रेजिडेंट्स क्लेम फाइल कर रहे हैं, और फिर ये इको फ्रेंडली वैन्स की गलत इन्वेस्टमेंट हो। बेटा 8 रिस्क हैं सवाल में, तो सर क्या हम 8 रिस्क लिखेंगे? नहीं, लिखने आपने कोई भी 5, एनी 5 आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। बिजनेस रिस्क कोई भी 5 लिख दीजिएगा, क्योंकि सारे बिजनेस रिस्क पर सिनेरियो में अच्छी खासी डिटेल थी, कोई भी ब्रीफ रिस्क नहीं है, ये सारे रिस्क आप डिटेल में लिख सकते हो। ओके, तो देखें बेटा, सबसे पहले हमने ये इंट्रोडक्शन पढ़ा था, याद करें, जो सिनेरियो का था। फिर हमने पार्टनर्स ईमेल में से रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करी, इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क। फिर ये जो मीटिंग नोट्स थे, इसमें हमारे पास 3 रिस्क थे। एक हमारी पेरिशेबल इन्वेंट्री का इशू, कि भाई शॉर्ट शेल्फ लाइफ है। दूसरा मसला ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन, जो हम नए कंट्री में जा रहे थे, सही, बेस्ड ऑन बैंक बोरोइंग्स, ऑलरेडी हमारी डेट इस साल बहुत इंक्रीज हुआ है। तीसरा मसला ये डेटा प्रोटेक्शन इशू का मसला था बेटा, कि जो 2500 कस्टमर की डिटेल्स हमारे पास से गई। फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में याद करें बेटा, हमने एक रिस्क निकाला था बेटा, ये जो हम डोरियान कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे थे पैड गुड सप्लाई के लिए, याद आ रहा है? फिर बेटा 5वां बिजनेस रिस्क जो हमने आइडेंटिफाई किया, ये जो हमारा वेयर हाउस डिस्ट्रॉय हुआ। 6 बिजनेस रिस्क हमने लोन कोविनेंट के ऊपर लिखा था, कि हमारा लोन कोविनेंट ब्रीच हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी डेट बहुत बड़ा हुआ है और अब हम मजीद डेट भी लेने जा रहे हैं। फिर बेटा इंटरनेट सर्च के अंदर हमने एक सपोर्ट पॉइंट आइडेंटिफाई किया था, कि ऑलरेडी सेल बहुत ज्यादा है और हम बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो कहीं हम ओवर ट्रेडिंग ना कर जाएं। इसको आप अलग से भी लिख सकते हो, लेकिन आप इसे डिफरेंट पॉइंट्स की सपोर्ट में, जो स्केल ऑफ द रिस्क का कमेंट होता है, उसमें भी यूज कर सकते हो। फिर ये जो लीगल एक्शन आ रहा है लोकल रेजिडेंट का, ये तो अपने आप में पूरा रिस्क है भाई, बहुत बड़ा मसला है बेटा। एक तो लीगल कंपनसेशन भी जाएगी और दूसरा रेप्यूटेशनल लॉस है, क्योंकि हमने स्प्रिंकलर सिस्टम को मैन्युअली बंद किया है जाकर अपनी इन्वेंट्री बचाने के लिए। हम पब्लिकली क्या जवाब देंगे कि हमने अपनी इन्वेंट्री बचाने के लिए लोगों की हेल्थ डैमेज कर दी, और हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी इसकी वजह से हमारा क्लेम भी रोको, कि भाई तुमने स्प्रिंकलर क्यों बंद कर दिया। ओके, और फिर बेटा ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, $50,000 की एक व्हीकल, ऐसी 80 व्हीकल्स जिनमें 4 आवर का डिले आ रहा है, कस्टमर नाराज हो रहे हैं, ये व्हीकल्स हमें सूनर और लेटर पार्क करनी पड़ेंगी, ये लॉस होगा। और जब तक ये व्हीकल हम यूज कर रहे हैं, रेप्यूटेशनल लॉस हो रहा है। और पेरिशेबल इन्वेंट्री है, वो अलग खराब हो रही है डिलीवरी में। सो आई थिंक बेटा इस सवाल में अच्छे खासे रिस्क हैं, एंड इट विल बी अ गुड क्वेश्चन, इस पे हम अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ओके बेटा, रिक्वायरमेंट्स तो हमें पार्टनर ईमेल में पता चल गई थी। यहाँ तो बस उसने बताया कि भाई आपको 40 मार्क्स हैं, कि हमें पार्टनर की ईमेल को रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शंस इन द ईमेल फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर। स्प्लिट ऑफ मार्क्स इज शोन इन एग्जिबिट 1 पार्टनर्स ईमेल, तो वो तो हम स्प्लिट ऑफ मार्क्स देख चुके हैं। और बाकी 10 मार्क्स प्रोफेशनल स्किल्स के। प्रोफेशनल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल इन कम्युनिकेशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट, एंड कमर्शियल एक्यूमेन इन योर आंसर। इन तमाम चीजों पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, आइए जरा बेटा ब्रीफिंग नोट्स डेवलप करते हैं। आप तमाम लोगों ने बेटा कंसंट्रेशन से मेरी बात सुननी है। ओके, क्वेश्चन, विनबेरी कंपनी। बेटा सबसे पहले ब्रीफिंग नोट्स का फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपके पास बेटा ब्रीफिंग नोट्स के फॉर्मेट बनाने के मार्क्स हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोफेशनल स्किल्स में कम्युनिकेशन के मार्क्स होते हैं, तो ये ब्रीफिंग नोट्स का फॉर्मेट और इंट्रोडक्शन देंगे, तो आपको इसका 1 मार्क मिलेगा। ओके, ध्यान रखिएगा। आइए जरा बेटा ब्रीफिंग नोट्स का फॉर्मेट बनाना है, इट्स वेरी इजी। यहां से हम इसे सिंपली कॉपी करेंगे बेटा। याद करें बेटा, ये मैंने आपको सिखाया हुआ भी है प्रीवियस क्वेश्चन में भी, इसे कॉपी करें बेटा। अब हम कर क्या रहे हैं बेटा, पहले तो इसे, इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, इसको हम नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं, एंड दिस। अच्छा अब देखें बेटा, बेटा अब हम ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर को रिप्लाई कर रहे हैं,
तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो फ्रॉम था क्वेश्चन में, इसको कट करेंगे, कंट्रोल एक्स, और ऊपर पेस्ट कर देंगे। और ये जो ऑडिट मैनेजर ऊपर टू में था, अब हम इसे फ्रॉम में ले आए बेटा, क्योंकि अब हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना बेटा। देखो क्वेश्चन में क्या था बेटा, टू ऑडिट मैनेजर फ्रॉम ओलिविया फिग। अब हमने क्या कर दिया बेटा, टू ओलिविया फिग ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर फ्रॉम ऑडिट मैनेजर, क्योंकि हम रिप्लाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट के अंदर हम इधर आर ई रिप्लाई ऐड कर देंगे। डेट विल रिमेन एज इट इज, जो ईमेल की डेट है वही डेट रहने देंगे। ओके बेटा, एग्जाम की डेट मत लिख देना भाई। बेटा ये सब कुछ एग्जामिनर गाइडेड है। एग्जामिनर ने बताया हुआ है कि भाई ये इस तरह से आपने आंसर डेवलप करना है। और आप देखना बेटा, एग्जामिनर आंसर भी अगर आप कोई रिव्यू करोगे तो वो भी इसी तरह होता है। तो अप्रोच को सीखो। एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस का पेपर ड्राफ्टिंग स्किल का पेपर है। सिनेरियो डील करना आना चाहिए। रिस्क लिखना है, उसकी अप्रोच है। बिजनेस रिस्क लिख रहे हो, 3 स्टेप अप्रोच। आइडेंटिफाई, इंपैक्ट ऑफ द रिस्क एंड स्केल ऑफ द रिस्क। ब्रीफिंग नोट बनाना है, उसकी अप्रोच सीखो। ओके तो बेटा, टू ओलिविया फिग ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर फ्रॉम ऑडिट मैनेजर, सब्जेक्ट रिप्लाई विंगबेरी कंपनी ऑडिट प्लानिंग, डेट 1 जुलाई 2005। अब हम इंट्रोडक्शन देंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल होता है बेटा। इंट्रोडक्शन के अंदर आप सिंपली तमाम रिक्वायरमेंट्स को रेफर करते हैं, क्लाइंट के नेम को रेफर करते हैं और उसका ईयर एंड रेफर करते हैं। ओके, ये सब हम प्रीवियस क्लास में जब हमने पेल कंपनी का क्वेश्चन डेवलप किया है तो उसमें भी हमने ये सब किया। These briefing notes, these briefing notes are in relation to audit planning for Winberry company for the year ended. क्या year end है बेटा, पार्टनर्स ईमेल में देख लीजिए। फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2005 ईयर एंड है बेटा, सही। फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2005। अच्छा, ईयर एंड आपको इंट्रोडक्शन स्क्रीन पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा बेटा। आप तमाम स्क्रीन बंद करोगे तो इंट्रोडक्शन पे भी लिखा हुआ होता है, और पार्टनर ईमेल में भी किसी ना किसी रिक्वायरमेंट में रेफर हुआ होता है। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 30th September 2005, रिक्वायरमेंट बी में रेफर हुआ हुआ। भाई ईयर एंड हर रिक्वायरमेंट के लिए सेम ही होता है। ये नहीं कंफ्यूज हो जाना, सर हम कर रहे हैं पार्ट ए, आप रिक्वायरमेंट बी से ईयर एंड क्यों उठा रहे हो। ईयर एंड सब में सेम ही होता है, पूरा एक ही कंपनी का सवाल है ना बेटा। सो these briefing notes are in relation to audit planning for Winberry company for the year ended 30th September 2005। अब एक एक रिक्वायरमेंट को ब्रीफली रेफर करें। पहली रिक्वायरमेंट क्या, इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क फेसिंग द कंपनी। इवैल्यूएशन ऑफ सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क, evaluation of significant business risk in relation to Winberry company is in or is part of these briefing notes. Further, सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, अब इसकी देखें, ये जो आप रेफर कर रहे होते हैं कि रिक्वायरमेंट को, ये आप अपनी सिंपल इंग्लिश में रेफर कर, सही, कि दीज ब्रीफिंग नोट्स इंक्लूड इवैल्यूएशन ऑफ सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क इन रिलेशन टू विनबेरी कंपनी, वो भी एक्सेप्टेबल है। ऐसे लिख दें, इवैल्यूएशन ऑफ सिग्निफिकेंट बिजनेस रिस्क इन रिलेशन टू विनबेरी कंपनी इज पार्ट ऑफ दीज बिजनेस ब्रीफिंग नोट्स। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान मत हो। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, evaluate and prioritize the significant risk of material misstatement to be considered in planning the audit for the financial year ending 30th September 2005। तो इस रिक्वायरमेंट को रेफर करें। फर्दर, evaluation of significant risks of material misstatement in relation to further evaluation of significant risk of material misstatement in relation to Winberry company are also included in these briefing notes. Okay, these briefing notes also include और क्या भाई देखें, थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, उससे रेफर करें। These briefing notes also include principal audit procedures to be performed in respect of the classification of the investment in luxury pad supplies company। ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने पेस्ट कर दिया। These briefing notes also include principal audit procedures to be performed in respect of the classification of the luxury pad supply company। Lastly,
These briefing notes include, और क्या भाई लास्ट रिक्वायरमेंट देख लें, with reference to the data protection issue referred in Exhibit 2, discuss Quince and Company responsibilities in relation to Winberry Company's compliance with laws and regulation. तो Quince Company की responsibilities in relation to laws and regulation for data protection issue भी included है, उसे भी रेफर कर लेते हैं. Lastly, these briefing notes include Quince and Company responsibilities in relation to Winberry Company compliance with laws and regulation regarding डेटा प्रोटेक्शन इशू. ओके, ये हो गया बेटा आपका इंट्रोडक्शन. सही. अब आप अपनी हेडिंग दे दीजिए, पार्ट ए, बिजनेस रिस्क. ओके, आइए भाई. सर प्लीज रिपीट कर दीजिए. बेटा ये सब काम प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा है, एक बार रिपीट भी कर देता हूं अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है. देखिए बेटा, हेडिंग दे दी ब्रीफिंग नोट्स की, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट और डेट. पार्टनर ईमेल से उठाना है, यहां पेस्ट करना है. टू और फ्रॉम को स्विच कर देंगे. सही. बेटा उसने हमें जो टू में लिखा हुआ है, अब हम उसे फ्रॉम में ले आएंगे क्योंकि हम रिप्लाई कर रहे हैं. फ्रॉम ऑडिट मैनेजर टू ओलिविया फिग, ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर. सब्जेक्ट में आर ई ऐड कर दिया रिप्लाई के लिए. डेट जो क्वेश्चन में गिवन थी पार्टनर ईमेल में वही रहने देंगे. इंट्रोडक्शन बड़ा रिलैक्स होकर लिखना है, स्ट्रेस नहीं लेना. कंपनी का नाम, ईयर एंड और तमाम रिक्वायरमेंट्स को रेफर करें. पार्टनर ईमेल से कॉपी करके पेस्ट कर दें, बिल्कुल परमिटेड है. ओके. These briefing notes are in relation to audit planning for Winberry Company for the year ended 30th September 2005. Evaluation of significant business risk in relation to Winberry Company is part of these briefing notes. Further, evaluation of significant risk of material misstatement in relation to Winberry Company are also included in these briefing notes. These briefing notes also include principal audit procedures to be performed in respect of the classification of the investment in luxury pet supply company. Lastly, these briefing notes include Quince and Company responsibilities in relation to Winberry Company's compliance with laws and regulation regarding data protection issue. I think it's very much simple. Briefing notes, partner email से to, from, subject, date copy करना है. To और from को switch करना है. Subject में reply RE ऐड करना है. इंट्रोडक्शन लिखना है, क्लाइंट का नाम, ईयर एंड और एक एक रिक्वायरमेंट को रेफर कर. बेटा प्लीज इंट्रोडक्शन को लेकर टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा. इट शुड बी वेरी सिंपल. बस इसमें एक एक रिक्वायरमेंट रेफर हुई भी हो, कंपनी का नाम और ईयर एंड रेफर हुआ. क्लियर है? ओके. आइए जरा बेटा स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट रिक्वायरमेंट बेटा, पार्ट ए, बिजनेस रिस्क. सही. हम पहला बिजनेस रिस्क लिख रहे हैं बेटा, जो हमने नोट्स फ्रॉम द मीटिंग में से आइडेंटिफाई किया था कि विनबेरी कंपनी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में डील करती है. ओके. तो पहला बिजनेस रिस्क हमारे पास है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स. बेटा देखें, दोबारा रिपीट करता हूं. अब एक एक रिस्क लिखना है, हेडिंग देनी है, आइडेंटिफाई, इंपैक्ट, स्केल ऑफ द रिस्क. हेडिंग्स दीजिएगा, कम्युनिकेशन के हेड में मार्क्स मिलेंगे. ये ब्रीफिंग नोट्स का फॉर्मेट बनाते हैं, इससे भी कम्युनिकेशन के हेड में मार्क्स मिलते हैं. प्रोफेशनल स्किल है. ओके. अब बेटा एक एक बिजनेस रिस्क लिखते जाते हैं. पेरिशेबल प्रोडक्ट एक बार रीड कर लेते हैं. A significant proportion of groceries supplied by Winberry Company are perishable products, the sale and storage of which is highly regulated through food safety regulation. Winberry Company employs experienced food and product technology professionals to ensure that the company complies with all food safety legislation. अब हम यहां पर ये नहीं लिख सकते कि कंपनी फूड सेफ्टी लेजिस्लेशन का ब्रीच कर रही है, क्योंकि उसके लिए इनके पास प्रोफेशनल्स हैं. लेकिन ये पेरिशेबल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, ये एक कंसर्न जरूर है. बेटा जब आप पेरिशेबल प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, शॉर्ट शेल्फ लाइफ है, इन्वेंट्री लॉसेस हो सकते हैं. इंपैक्ट ऑफ द रिस्क क्या है? अगर इन्वेंट्री लॉसेस हुए तो प्रॉफिट्स विल सफर. प्रॉफिट्स विल सफर. अब आप देखो बेटा, स्केल ऑफ द रिस्क में दो बातें रेफर कर सकते हो. जो इको फ्रेंडली वैन्स इस बार आई हैं, उनसे भी ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को नुकसान हो रहा है. और जो एक वेयर हाउस हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है,
उसकी वजह से भी पेरिशेबल प्रोडक्ट का मसला आ रहा है। बेटा तभी मैं कहता हूं पूरे क्वेश्चन को रीड किया करो। जब आप क्वेश्चन को रीड करते हो तो आपको स्केल ऑफ द रिस्क पर कमेंट करने के लिए फर्दर पॉइंट्स मिल जाते हैं। ओके, नाउ देखिएगा बेटा गौर से। विनबेरी कंपनी डील्स इन perishable grocery items which face a risk of inventory losses due to short shelf life. Okay, if Winberry company is not able to sell these perishable grocery items within their expiry date, then it will suffer inventory losses, as a result of which its profits will decline. Okay. Further, if any expired item is delivered to customers, then it may affect reputation of Winberry company, as it may affect health of customer. ओके, रिपीट करते हैं, देखें बेटा। सबसे पहले मैंने रिस्क आइडेंटिफाई किया। Winberry company deals in perishable grocery items which face a risk of inventory losses due to short shelf life. Identify. फिर देखो इम्पैक्ट, ये मैंने इम्पैक्ट लिखा। If Winberry company is not able to sell these perishable grocery items within their expiry date, then it will suffer inventory losses, as a result of which its profits will decline. Further, if any expired item is delivered to customer, then it may affect reputation of Winberry company, as it may affect health of customer. ये हो गया इसका इम्पैक्ट। अब बात करो स्केल ऑफ रिस्क पर। ओके, ड्यूरिंग द ईयर one of the Winberry company's warehouse has been destroyed, which has affected northern area deliveries or northern region deliveries. This may result in delays in deliveries, and as a result, perishable inventory items may get expired due to delays. Another concern is introduction of electric delivery vehicles, which are also causing delays up till 4 hours, as a result of which perishable inventory items may get expired during delivery process. ओके, आइए जरा रिपीट करते हैं। देखें बेटा सबसे पहले हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया। विनबेरी कंपनी डील्स इन पेरिशेबल ग्रोसरी आइटम्स व्हिच फेस अ रिस्क ऑफ इन्वेंटरी लॉसेस ड्यू टू शॉर्ट शेल्फ लाइफ। ये हो गया आइडेंटिफाई। फिर हमने लिखा इसका इम्पैक्ट। If Winberry company is not able to sell these perishable grocery items within their expiry date, then it will suffer inventory losses, as a result of which its profits will decline. एक इम्पैक्ट आ गया। फिर हमने एक और इम्पैक्ट लिखा। देखिए हमने रिस्क एक्सप्लेन करना है, तो अगर आप एक आध सेंटेंस एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था कि ये एक रिस्क लिखने के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 5 मिनट्स होते हैं। एक रिस्क 2 नंबर का है, 2.4 मिनट्स पर मार्क है बेटा, तो 2 नंबर के लिए तकरीबन 4.8 मिनट्स बनते हैं। ओके, बेशक आपको क्वेश्चन रीडिंग के लिए भी टाइम एलोकेट करना है, लेकिन स्टिल एक रिस्क लिखने के लिए अगर आप 2.5-3 मिनट लगा रहे हो तो आप 4-5 लाइंस इजीली लिख सकते हो। तो अच्छा रिस्क लिखा करें।
Further, if any expired item is delivered to customers, then it may affect reputation of Winberry company, as it may affect the health of customer. फिर हमारे स्केल ऑफ द रिस्क पर, इसमें हम अदर फैक्टर्स के जरिए कमेंट कर रहे हैं कि रिस्क क्यों ज्यादा है. During this year, one of the Winberry company's warehouse has been destroyed, which has affected northern region deliveries. This may result in delays in delivery, and as a result, perishable inventory items may get expired due to delays. Another concern is introduction of electric delivery vehicles, which are also causing delays up till 4 hours, as a result of which perishable inventory items may get expired during delivery process. Okay? आई होप आप लोगों को बात समझ आ रही. देखिए बेटा, मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं एग्जामिनर आंसर खोलूं और वो आपको रीड करा दूं, या मैं अपना लिखा हुआ आंसर ओपन करके रीड करा दूं, लेकिन उससे कभी भी आपको ड्राफ्टिंग अप्रोच नहीं आएगी. मैं क्लास में आप लोगों के साथ लिखता इसलिए आपके साथ ड्राफ्ट करता हूं कि आपको आइडेंटिफाई हो कि ओके हाँ ये रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, ये इंपैक्ट ऑफ द रिस्क हुआ, ये स्केल ऑफ द रिस्क हुआ, आप एक एक चीज को तफसील से समझ सको. बेशक इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है, मेरी एफर्ट ज्यादा लगती है, लेकिन ब्रेक कर करके इसलिए पढ़ाता हूं बेटा ताकि आपको समझ आए कि देखिए ये हो गया आइडेंटिफाई, ये हो गया इंपैक्ट, ये हो गया स्केल ऑफ द रिस्क. ओके, आइए जरा नेक्स्ट रिस्क हमने क्या आइडेंटिफाई किया था बेटा नोट्स फ्रॉम द मीटिंग से. दैट वाज इंटरनेशनल एक्सपेंशन. सही. देखिए बेटा, मैंने फूड सेफ्टी रेगुलेशन को रेफर नहीं किया क्योंकि रिस्क मिटिगेटेड है. इसने कह दिया है कि हम प्रोफेशनल्स अपॉइंट करते हैं. ओके, आइए जरा इंटरनेशनल एक्सपेंशन. इसमें क्या रिस्क था बेटा कि हम एक नए कंट्री की तरफ एक्सपेंशन कर रहे हैं, फारलैंड की तरफ. हो सकता है हमारे पास वहां डिलीवरी और वेयर हाउसिंग का नेटवर्क पूरा ना हो, तो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है सक्सेसफुल नहीं होगी. ओके बेटा, अगर ये इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई तो ऑब्वियसली जो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट्स है वो अचीव नहीं हो सकेगा. और क्योंकि हम ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन लोन्स कर रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी होगा कि हम जल्दी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें. अदरवाइज जो हमारा लोन कोवेनेंट है, मेंटेनिंग इंटरेस्ट कवर एट 3, वो हम नहीं कर सकेंगे. बेटा, अगर ये हमारे नए ऑपरेशंस जल्द रिजल्ट्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, लेकिन लोन की वजह से इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया, तो हमारा लोन कोवेनेंट ब्रीच हो जाएगा. ओके, तो देखो बेटा, आपने पूरा सवाल पढ़ा तो आपको स्केल ऑफ द रिस्क इवैल्यूएशन के लिए अच्छे पॉइंट्स मिले. ओके, आइए जरा बेटा गौर से देखिएगा. इंटरनेशनल एक्सपेंशन. सबसे पहले हम रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे. पहले हेडिंग दे देते हैं इंटरनेशनल एक्सपेंशन. बेटा हेडिंग जरूर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन के मार्क्स मिलेंगे. पूरे क्वेश्चन नंबर 1 में ख्याल रखा जाता है. सर क्या बाकी क्वेश्चंस में नहीं रखा जाता? बेटा जब मैं बाकी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन 2 और 3 में कम्युनिकेशन के मार्क्स नहीं होते, वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में होते हैं. इसलिए क्वेश्चन 1 में हेडिंग्स देना बहुत जरूरी है. ओके, नाउ planned international expansion of farmland may not be successful if Winberry company fails to develop a good warehousing and distribution network in farmland. Okay, बेटा सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करें. Planned international expansion of farmland may not be successful if Winberry company fails to develop a good warehousing and distribution network in farmland. ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है सक्सेसफुल नहीं है. इसका इम्पैक्ट क्या होगा? As this expansion is being financed as this expansion will be financed through bank loan, therefore directors will have a pressure to achieve good performance early. If they fail to achieve results earlier, then fixed interest cost of loan will affect
results of other operations also. बेटा ये आपने इम्पैक्ट लिखा कि क्योंकि ये एक्सपेंशन लोन के जरिए फाइनेंस हो रही है तो डायरेक्टर्स पर एक प्रेशर होगा कि जल्दी अच्छी परफॉर्मेंस अचीव करनी है। पर देखो बेटा याद रखना, जब डायरेक्टर्स पर प्रेशर होगा तो उनका फोकस लॉन्ग टर्म नहीं होगा, वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करेंगे कि बस जल्दी रिजल्ट आए, क्योंकि लोन का प्रेशर होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस जा रहा होगा। If they fail to achieve results earlier, then fixed interest cost of loan will affect results of other operations also. Okay? If they fail to achieve good results earlier, then fixed interest cost of loan will affect results of other operations also. अब scale of the risk. Scale of the risk में आप interest cover को refer करें. Loan will be on the basis of covenant to maintain interest cover at 3 times. As new international operations may not be able to give good results in starting years, interest cover of Winberry Company may decline below 3 times as fixed interest cost due to loan for international expansion will deteriorate interest cover. Breach of loan covenant may result in recall of existing bank loans also. Okay? आइए जरा बेटा इसे दोबारा रीड करते हैं, गौर से देखिएगा. Planned international expansion of Farland may not be successful if Winberry Company fails to develop a good warehousing and distribution network in Farland. हो सकता है कि हमारी ये इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल ना हो. अगर सक्सेसफुल नहीं होगी तो क्या होगा? सवाल है ना. अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या होगा? देखें, as this expansion will be financed through bank loan, therefore directors will have a pressure to achieve good performance early. If they fail to achieve good results earlier, then fixed interest cost of loan will affect results of other operations also. बेटा लोन पर इंटरेस्ट तो जा ही रहा होगा, तो आपके ओवरऑल रिजल्ट्स को खराब कर रहा होगा. अब स्केल ऑफ द रिस्क इवैल्यूएटिव कम है. भाई रिजल्ट्स खराब हो रहे हैं, चलो हो गया मसला, लेकिन अब कोवेनेंट तो देखो, रिजल्ट्स का खराब होना कोवेनेंट को हिट कर जाएगा. लोन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कोवेनेंट टू मेंटेन इंटरेस्ट कवर एट 3 times. As new international operation will not be able to give results in starting years, interest cover of Winberry Company may decline below 3 times. As fixed interest cost due to loan for international expansion will deteriorate interest cover. बेटा इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ रहा होगा और प्रॉफिट वहीं रुका हुआ होगा, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपेंशन की वजह से प्रॉफिट्स तो अभी जनरेट नहीं होंगे शुरू में. और अगर लोन कोवेनेंट ब्रीच हो गया तो वह एग्जिस्टिंग बैंक लोन्स को भी अफेक्ट करेगा. क्या अफेक्ट करेगा भाई? क्या अफेक्ट करेगा? बैंक लोन रिकॉल कर सकते, बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते. ब्रीच ऑफ लोन कोवेनेंट में रिजल्ट इन रिकॉल ऑफ एग्जिस्टिंग बैंक लोन्स आल्सो. बैंक बोले भाई मेरे लोन वापस करो, आपने कोवेनेंट तोड़ दिए. या बैंक ये बोल दे कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, अब तुम हाई रिस्क हो गए. हो सकता है. सर क्या हम इसमें लिख दें कि अगर बैंक लोन रिकॉल करेगा तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं होगी. हम एसेट बेच के दे देंगे लोन, हम किसी और बैंक से लोन लेकर दे देंगे लोन. एक बैंक लोन के पैसे वापस ले लेगा तो मर थोड़ी जाएंगे, दुनिया में और बैंक है, रीनिगोशिएट कर लेंगे. तो बैंक रिकॉल करता है, फिर हम बैठ के बात करते हैं, ये बैंक नहीं मान रहा, किसी और बैंक से लोन ले लेंगे. सही. तो आइडेंटिफाई इंपैक्ट, स्केल ऑफ द रिस्क. सर ये स्केल ऑफ द रिस्क क्या होता है? अदर फैक्टर्स जो उस रिस्क को बढ़ा रहे हैं, उस रिस्क के स्केल पर कमेंट करें. ओके. ये जो थर्ड चीज है ना, इस पे बच्चे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं. सर हमें कैसे आएगा? प्रैक्टिस. भी तो दूसरा सवाल है, 5 सवालात कराऊंगा क्लास में, फिर होमवर्क दूंगा, फिर उन पर फीडबैक दूंगा, तो खुद ब खुद इंप्रूव होगा. ओके. आइए जरा थर्ड रिस्क देखते हैं बेटा, जो डेटा प्रोटेक्शन इश्यू का बिजनेस रिस्क था. याद करें बेटा, हमने नोट ये जो नोट 2 था, इसमें हमने एग्जिबिट 2 में देखा था डेटा प्रोटेक्शन इशू. अच्छा, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फर्स्ट क्लास बहुत डिटेल्ड बात की थी. इसलिए डिटेल बात हुई थी क्योंकि ये जो इशू था डेटा प्रोटेक्शन इशू का, ये एग्जामिनर आर्टिकल में एज एन एग्जांपल गिवन.
ओके। अच्छा, अब इसमें से आप लॉस ऑफ रेप्यूटेशन का पॉइंट भी बना सकते हो और लीगल इश्यूज का भी पॉइंट बना सकते हो कि हमने डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन को तोड़ा। सर क्या हम दो पॉइंट लिख दें? बेटा मैं एडवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि सवाल में और भी बहुत सारे रिस्क थे। बेहतर था कि आप हर हेड से एक एक रिस्क उठाओ, ताकि आपकी कवरेज ज्यादा हो सके, रादर देन कि आप एक ही इशू में से ज्यादा रिस्क ले लो। हमेशा कोशिश क्या करें कि थ्रू आउट द क्वेश्चन स्प्रेड हुआ करें। ओके। 2 months ago, Winberry company suffered a cyber security attack in which the personal information of 2,500 customers, including their credit card details, was stolen. बस यहीं से ही हम बिजनेस रिस्क लिख देंगे। सही। क्या बिजनेस रिस्क है देखें बेटा। इफ इंसिडेंट of cyber security attack comes in public knowledge, then it will affect reputation of Winberry company. ओके। ये आइडेंटिफाई हो गया कि हमारी रेपुटेशन अफेक्ट होगी। अब इंपैक्ट लिखते हैं। कस्टमर्स विल लूज ट्रस्ट ऑन Winberry company website and they will be reluctant to do online purchasing from there, considering risk to their personal information, including credit card details. This will lead to loss in sales. This will lead to loss in customers, loss of customers, and decline in sales. Identify भी हो गया और impact भी हो गया। देखिए, if incident of cyber security attack comes in public knowledge, then it will affect reputation of Winberry company. Identify हो गया कि reputation affect हो जाएगी। Customers will lose trust on Winberry company website and they will be reluctant to do online purchasing from there, considering risk to their personal information, including credit card details. This will lead to loss of customers and decline in sales. अब scale of the risk पर comment करें। This risk is a major concern for Winberry company's business as their sales through are entirely online through their website and application and online application. ओके। बेटा ये उनके लिए मेजर कंसर्न है क्योंकि उनकी सेल्स एंटायरली ऑनलाइन। ओके। दिस रिस्क इज अ मेजर कंसर्न फॉर Winberry company business as their sales are entirely online through their website and online application. आइडेंटिफाई भी हो गया, इंपैक्ट भी हो गया, स्केल ऑफ द रिस्क भी हो गया। सर क्या इतना सा रिस्क लिखें तो चल जाएगा? एक सवाल है। इतना सा रिस्क लिखें तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? बेटा ये मैं नहीं कह रहा, ये देखो, ये मैं ले जाता हूं आपको टेक्निकल आर्टिकल याद दिलाता हूं बेटा। टेक्निकल आर्टिकल एग्जामिनर ने लिखा हुआ है, पढ़ लो इसे। उसने भी इस पर इतनी ही बात दी थी। ये देखो, आइडेंटिफिकेशन, डेटा ब्रीच में बिकम पब्लिक नॉलेज, आइडेंटिफाई, इम्पैक्ट, द कस्टमर विल सफर रेप्यूटेशनल डैमेज एंड लूज कस्टमर्स। और या तो ये लिख दो, या कस्टमर्स विल नो लॉन्गर ट्रस्ट Winberry कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर ऑनलाइन डेटा। फर्दर इवैल्यूएशन, स्केल ऑफ द रिस्क। दो इवैल्यूएशंस दी थी उसने। पहली इवैल्यूएशन, द फैक्ट दैट द कस्टमर डिड नॉट रिपोर्ट द ब्रीच देमसेल्फ may increase the reputation damage which have occurred had this been disclosed immediately. एक इवैल्यूएशन आप ये लिख सकते हो कि क्योंकि कंपनी इंफॉर्मेशन हाइड कर रही है तो लोग और ज्यादा नाराज होंगे, इंटेग्रिटी का कंसर्न है। और और जो हमने लिखा, the lack of trust in the website, if customers do not trust Winberry company to protect their data, is a significant problem as Winberry company only operates online and has no physical store or outlet. आइडेंटिफाई, पब्लिक को पता चल गया। इम्पैक्ट, रेप्यूटेशनल लॉस, स्केल ऑफ द रिस्क ज्यादा है, ये रिस्क हमारे लिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि हम सारा काम ऑनलाइन ही कर। देख लो इधर बेटा, ये 3 लाइन में होगी। समझाने की बात यह है बेटा कि ज्यादा लिखने का मतलब ज्यादा मार्क्स नहीं है।
रेलेवेंट और अप्रोच के मुताबिक लिखने के मार्क्स। ओके, if incident of cyber security attack comes in public knowledge, then it will affect reputation of Winberry company. Customers will lose trust on Winberry company website and they will be reluctant to do online purchasing from there, considering risk to personal information including credit card detail. This will lead to loss of customer and decline in sales. हमने तो फिर ज्यादा लिखा. This risk is a major concern for Winberry business as their sales are entirely online through their website and online application. Scale of the risk. वही बात उसने भी लिखी थी, थोड़ी वर्डिंग ऊपर नीचे. तो बेटा देखो, इतना लिखने का भी नंबर है अगर आप रेलेवेंट बात लिख रहे हो. एग्जामिनर कहता है मुझे तुम्हारे लंबे लंबे पैराग्राफ्स में इंटरेस्ट नहीं, बच्चे 10-10 लाइन लिखते हैं, ये नहीं करो. 4-5 लाइन मैक्स. लेकिन 4-5 लाइन उस वक्त जब तुम अप्रोच फॉलो करो. आइडेंटिफाई, इम्पैक्ट, स्केल ऑफ द रिस्क. अगर कोई बच्चा चाहे तो एक कमेंट और डाल दे स्केल ऑफ द रिस्क में यहाँ पर कि भाई एज कंपनी इज हाइडिंग दिस इंसिडेंट, देयरफॉर इट विल अफेक्ट रेपुटेशन ग्रेटर बिकॉज इट विल बिकम कंसर्न फॉर इंटेग्रिटी आल्सो. ओके, अगर आप चाहो तो एक पॉइंट स्केल ऑफ रिस्क और लिखो, मैंडेटरी नहीं, लिख दें तो अच्छी बात है. मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत 4 लाइनें लिखा करो क्योंकि एग्जाम में इतना सफिशिएंट टाइम भी होता है. लेकिन अगर कोई 3 लाइन का रिस्क लिख रहा है तो भी वो एक्सेप्टेबल. ओके, loss to reputation will be greater as Winberry company is hiding this incident and this will create concern on their integrity also if it gets into public knowledge from other sources. बेटा आप सोचो ना, कस्टमर कितना नाराज होगा. भाई आपकी वेबसाइट से क्रेडिट कार्ड डिटेल चोरी हुई, बता दो ताकि कस्टमर अपने कार्ड तो ब्लॉक कराए. आप बताओगे ही नहीं और कहीं कार्ड चार्ज होना शुरू हो गए, फिर तो कस्टमर बहुत नाराज होगा और वो आपकी इंटेग्रिटी पर शक करेगा कि यार आप झूठ बोलते हो, आप बातें हाइड कर रहे हो, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर नहीं है. बेटा बिजनेस के लिए तो एक बड़ा कंसर्न है ना. रेप्यूटेशनल इम्पैक्ट और बढ़ जाएगा अगर लोगों को हमारी इंटेग्रिटी पर डाउट हो गया. फिर तो लोग हमारे प्रोडक्ट्स पर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे कि उसके भी हम पता नहीं क्या क्या छुपाते होंगे. सोचो ना बेटा, तो रेप्यूटेशनल लॉस ज्यादा होगा अगर कस्टमर को ये बात अदर सोर्सेज से पता चले. क्लियर है? तो देखो बेटा, पहला बिजनेस रिस्क पेरिशेबल प्रोडक्ट्स. हम पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, शॉर्ट शेल्फ लाइफ है. दूसरा इंटरनेशनल एक्सपेंशन, बैंक लोन की बेसिस पर एक्सपेंशन कर रहे हैं, कंसर्न है. और फिर डेटा प्रोटेक्शन इशू. ओके बेटा, वैसे डेटा प्रोटेक्शन इशू में और भी एक पॉइंट लिखा जा सकता है जो हमने डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन का ब्रीच किया, लेकिन हम अदर हेड्स की तरफ भी मूव करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है. सही. देखिए बेटा, एक बात याद रखिएगा, एग्जामिनर एक मार्किंग स्कीम बनाता है और वो उसको प्रोफेशनल मैनर में एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा ओवरऑल क्वेश्चन से रिस्क उठाएगा. तो आप कभी कभार अगर एक ही पॉइंट से ज्यादा रिस्क लिख देंगे तो हो सकता है कि वो मार्किंग स्कीम में ना हो. तो कोशिश कीजिएगा डेटा प्रोटेक्शन में एक पॉइंट बनाए, ज्यादा ना बनाए. सही. क्योंकि एग्जामिनर कभी कभार लिमिट लगा देता है, मैक्सिमम 2 मार्क्स फॉर डेटा प्रोटेक्शन इशू. अब आपने 3 रिस्क लिख दिए तो नहीं मिलेंगे ना, कोई भी एक लिखोगे मार्क मिलेगा. ऐसा एग्जामिनर इसलिए करता है ताकि बच्चे अदर रिस्क की तरफ भी जाए. ओके, अब ये आपको एग्जाम में तो मार्किंग स्कीम नहीं पता, तो एग्जाम में कोशिश क्या करें कि एक ही हेड से बहुत ज्यादा रिस्क ना निकालें, ओवरऑल क्वेश्चन में स्प्रेड करें. ओके, फिर बेटा हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आए थे जिसमें बेटा हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया था, इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी पैड सप्लाई कंपनी, एलपीएस कंपनी. याद करें बेटा, ये स्टार्ट में सारा फाइनेंशियल डेटा था, इसमें तो कोई बिजनेस रिस्क नहीं था. फिर नोट 1 में प्रीमियम डिलीवरी पासेस थे, इसमें अकाउंटिंग इशू था कि रेवेन्यू जल्दी बुक कर रहे थे, बिजनेस रिस्क नहीं था इसमें. नोट नंबर 2 में इशू था बेटा जो लग्जरी पैड सप्लाई कंपनी का था कि हम डोरियान कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहे थे. तो बेटा ज्वाइंट वेंचर में हमेशा बिजनेस रिस्क होता है कि मैनेजमेंट स्टाइल अगर कॉन्फ्लिक्ट कर गए, बेटा अगर मैनेजमेंट स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट कर गए, अगर डिस्प्यूट हो गए तो पूरी इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगी बेटा. और हमारे पास तो पेट इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज ही नहीं,
अगर डोरियान कंपनी के साथ हमारी बात नहीं बनी तो ये सब लॉस हो जाएगा। ओके, तो बेटा थर्ड बिजनेस रिस्क है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी पैड सप्लाईज कंपनी। ओके, investment in luxury pad supplies company is exposed to a risk of conflicts between Winberry Company and Dorian Company as it is a joint venture investment. ओके, देखिए बेटा सबसे पहले हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया कि इसमें रिस्क है कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स ना आ जाए दोनों इन्वेस्टर्स के दरमियान। बेटा विनबेरी कंपनी और डोरियान कंपनी दो जॉइंट वेंचरर्स हैं, दो इन्वेस्टर्स हैं जो एलपीएस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लग्जरी पैड सप्लाई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिस्क है कि इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स ना आ जाए। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? डिलेड डिसीजन मेकिंग होगी और एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकेगी, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई। ओके, अब आइए जरा इंपैक्ट लिखते हैं। इफ मैनेजमेंट स्टाइल of Winberry Company and Dorian Company will be different, then it will result in delayed decision making in luxury pad supplies company. This will lead, or you can say this will result in investment not being able to achieve its desired profit targets. Okay, तो देखिए बेटा सबसे पहले हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया। इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी पैड सप्लाईज कंपनी is exposed to a risk of conflicts between Winberry Company and Dorian Company, जो इन्वेस्टर्स हैं, as it is a joint venture investment. Okay, फिर हमने इम्पैक्ट लिखा। If management style of Winberry Company and Dorian Company will be different, then it will result in delayed decision making in luxury pad supply company. This will result in investment not being able to achieve its desired profit targets. आइडेंटिफाई भी हो गया, इंपैक्ट भी हो गया। अब स्केल ऑफ द रिस्क, इंटेंसिटी ऑफ द रिस्क पर कमेंट करें। बेटा विनबेरी कंपनी के पास पैड सप्लाईज बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं है, तो विनबेरी कंपनी पूरी तरह डोरियान कंपनी पर डिपेंडेंट होगी। तो बेटा अगर लेटर ऑन हमने ये डिसाइड किया कि हम इस इन्वेस्टमेंट से हटते हैं और अपना बिजनेस चला लें, तो वो भी हम नहीं कर सकेंगे। यानी अगर हमारा डोरियान कंपनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये जितना भी हमने इस सेगमेंट में पैसा लगाया हुआ होगा ये सब वेस्ट हो जाएगा। ओके, नाउ रिस्क इन दिस इन्वेस्टमेंट is greater considering that Winberry Company lacks expertise of pad supplies market. Okay, if due to conflicts, it is decided that both of the venturers will do their businesses separately, then Winberry Company may not be able to operate in this segment considering their lack of expertise in relation to pad supplies market. ओके, बेटा हम डोरियान कंपनी पर पूरी तरह डिपेंडेंट होंगे और अगर फिर मैनेजमेंट स्टाइल्स में कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो हम बड़े प्रॉब्लम जोन में होंगे कि हमारा उनके साथ दिल भी नहीं लग रहा होगा, हमारा यानी हमारा कहेंगे ना कि हम विलिंगनेस के साथ उनके साथ काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हम मजबूरी में होंगे क्योंकि अगर हम उनके साथ अलग हुए तो हम अलग से तो ये काम कर ही नहीं सकेंगे क्योंकि हमारे पास तो पेट सप्लाईज मार्केट की एक्सपर्टीज ही नहीं। ओके, तो बेटा देखिए सारे रिस्क मैंने आपके साथ क्वेश्चन की रीडिंग के वक्त इन डिटेल डिस्कस किए थे। अब हम इन्हें एक एक करके ड्राफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ड्राफ्ट करते वक्त हम अपनी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। क्या थी अप्रोच? आइडेंटिफाई, इम्पैक्ट, स्केल ऑफ द रिस्क।
बेटा देखिए, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी पेट सप्लाईज कंपनी इज एक्सपोज टू अ रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन विनबेरी कंपनी एंड डोरियान कंपनी एज इट इज अ जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट। रिस्क ये है कि लड़ाई हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। If management style of Winberry Company and Dorian Company will be different, then it will result in delayed decision making in luxury pet supply company. नुकसान तो इन्वेस्टमेंट को हो रहा होगा ना हमारी लड़ाई में. This will result in investment not being able to achieve its desired profit targets. यानी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं रह सकेगा. स्केल ऑफ द रिस्क, हमारे पास नॉलेज ही नहीं है उस इंडस्ट्री की. अगर ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स हम अलग भी हुए तो हम तो ये बिजनेस चला ही नहीं सकेंगे. यानी हम मजबूर होंगे डोरियान कंपनी के साथ काम करने के लिए, इवन इफ कि हमारा मैनेजमेंट स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट कर रहा. क्लियर है? देन आगे बढ़ते हैं बेटा. लास्ट बिजनेस रिस्क लिख रहे हैं. इस आंसर में हमें 5 रिस्क लिखने थे. पहला हमने पेरिशेबल प्रोडक्ट लिखा, देन इंटरनेशनल एक्सपेंशन, फिर डेटा प्रोटेक्शन इशू, इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी पेट सप्लाईज कंपनी, और अब बेटा लास्ट रिस्क लिखेंगे जो कि हमारे पास था, फायर इन द वेयर हाउस. वैसे तो हमारे पास और भी रिस्क थे. हाई गेयरिंग का रिस्क था, वो जो रेजिडेंट्स केस फाइल कर रहे थे वो भी रिस्क था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी रिस्क था. इन हम 5 रिस्क लिख रहे हैं क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स पर रिस्क. ओके, आइए जरा. इन जनवरी 2005 देयर वाज अ फायर in one of the Winberry company's 5 warehouses, which completely destroyed the premises, but fortunately no staff were injured. The warehouse serviced the northern region of the Winberry company's customer base. The finance director has not written down the carrying amount of the warehouse in property, plant, and equipment, as he is confident that the company's insurance policy will cover all the costs. The insurance company has confirmed that they will repay Winberry Company for inventory lost during the fire. However, the claim for warehouse building and machinery is still ongoing. तो बेटा ये जो वेयर हाउस बिल्डिंग और मशीनरी गई है, इसका क्लेम तो अभी तक सक्सेसफुल हुआ ही नहीं. तो बेटा ये जो हमारा इतना बड़ा वेयर हाउस का लॉस हो जाएगा. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर करंट ईयर हमें कितना नजर आ रहा है अगर हम इसका अमाउंट देखें, इट्स $67 million, which is even greater than our profit before tax, which is 53 million. तो बेटा अगर ये हमारा वेयर हाउस जाया हो गया और इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला तो दैट विल बी अ बिग लॉस. ओके, Winberry company was able to utilize the remaining 4 warehouses to provide coverage to the northern region customers. बेटा इसकी वजह से हमारे ऑपरेशंस पर भी इंपैक्ट आ रहा होगा क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग 4 वेयर हाउसेस पर लोड होगा और नॉर्दर्न रीजन की डिलीवरीज हो सकता है लेट भी हो रही हैं क्योंकि दूसरी जगह से डिलीवरीज जा रही हैं. ओके, तो बेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस. Winberry company may face a loss of $67 million due to fire at warehouse if insurance company do not approve its claim for warehouse building and machinery. सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई कर दें. Winberry company may face a loss of $67 million due to fire at warehouse if insurance company do not approve its claim for warehouse building and machinery. क्योंकि ये क्लेम अभी इन प्रोसेस है तभी हमने इफ लिखा है. और बेटा इस वेयर हाउस बिल्डिंग एंड मशीनरी की जो वैल्यू इंक्लूडेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, किसने में दी हुई है रिलेटिंग टू फायर डैमेज वेयर हाउस. करंट ईयर में $67 million. लास्ट ईयर इस वेयर हाउस की वैल्यू 70 मिलियन थी, तो मोस्ट प्रॉब्ली 3 मिलियन की डेप्रीसिएशन बुक हुई भी हो. अब इंपैक्ट लिखते हैं. ड्यू टू दिस लॉस profits of Winberry company will decline and may convert into a loss for the year as existing profits before accounting for this loss are just, I think, $53 million. Are just $53 million. और बेटा अगर हम ये 67 मिलियन का लॉस बुक करेंगे तो बेटा ये तो 14 मिलियन का लॉस खड़ा हो जाएगा. ड्यू टू दिस लॉस प्रॉफिट्स ऑफ Winberry company
will decline and may convert into a loss for the year, as existing profit before accounting for this loss are just $53 million, and destroyed warehouse represents $67 million in property, plant, and equipment. Okay? Further, a cash flow burden will also be created due to construction of new warehouse and purchasing of machines. Okay? तो बेटा ये इंपैक्ट आ गया कि प्रॉफिट्स और कैश फ्लो पर इसका इंपैक्ट आएगा। अब आ जाते हैं स्केल ऑफ द रिस्क पर। बेटा ये रिस्क हमारे लिए सिग्निफिकेंट कंसर्न इसलिए है क्योंकि हम इसी के जरिए नॉर्दर्न रीजन को सर्व करते थे। तो ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वेयर हाउस हमारी नॉर्दर्न रीजन की डिलीवरीज डिले हो रही होंगी, हमारे रेस्ट ऑफ द 4 वेयर हाउसेस पर लोड आ रहा होगा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि हमारा कुछ बिजनेस लूज हो, हम कुछ कस्टमर ऑर्डर्स पूरे ना कर सके। ओके, नाउ एज दिस वेयर हाउस was serving or was providing service to northern region customers of Winberry Company. Therefore, due to its destruction, northern region customers may get delays in delivery. Further, rest of the 4 warehouses जो कि उसे कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखे हैं, गिवन है, further rest of the 4 warehouses which are covering this storage, this loss of storage, may also be facing extra operational burden. This may lead, or you can say this may result in Winberry Company losing some of the customer orders due to lack of capacity. ओके, तो बेटा देखिए हम हर रिस्क जो लिखते हैं वो 5 लाइंस, 5.5 लाइन, मैक्स 6 लाइन तक गए, लिमिट करते हैं, लेकिन लिखते हुए हम कोशिश करते हैं कि हम अप्रोच से ना आते। आइडेंटिफाई, इंपैक्ट, स्केल ऑफ द रिस्क। देखो वापस रिस्क को भी देखो बेटा, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि हमें ये लॉस हो सकता है 67 मिलियन का अगर इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम अप्रूव ना करे। इस लॉस का इंपैक्ट क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो लॉस में बदल जाएगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर ही खाली 53 मिलियन था, और हमारे कैश फ्लो पर भी बर्डन आएगा। सही, क्योंकि हमें नया वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करना होगा। और फिर स्केल ऑफ द रिस्क, इस वेयर हाउस की वजह से हमारे नॉर्दर्न रीजन के ऑर्डर्स अफेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए बेटा 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 बिजनेस रिस्क लिखने थे बेटा। सही, हमने ब्रीफिंग नोट्स का फॉर्मेट बनाया और बेटा ये 5 बिजनेस रिस्क लिखे, ईच रिस्क इज ऑफ 2 मार्क्स। सही बेटा, इस क्वेश्चन में और भी बिजनेस रिस्क थे, जैसे अगर आपको याद हो बेटा, कंपनी की हाई गियरिंग, कंपनी ने ऑलरेडी जॉइंट वेंचर के लिए लोन लिया हुआ था, फर्दर लोन ले रही है, ये भी एक रिस्क था। याद है हमने डिस्कस किया, जो फर्दर लोन हम ले रहे हैं इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए, उसकी वजह से इंटरेस्ट कवर रेट रिस्क आएगा, उस पर हमने डिस्कशन करी। तो हमने बेशक ये रिस्क लिखा नहीं क्योंकि हमारे 5 रिस्क कंप्लीट हो गए थे, लेकिन हमने इस इशू को रेफर जरूर कर दिया अपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन के पॉइंट। फिर इसके बाद एग्जिबिट नंबर 4 में बेटा ये जो लोकल रेजिडेंट्स हमारे अगेंस्ट केस कर रहे थे, ये भी एक बिजनेस रिस्क था। फिर इको फ्रेंडली वैन्स जो कि गलत परचेज हो गई हैं बेटा, वो हमारे डिलेज इन डिलीवरी आ रहे हैं, कस्टमर नाराज हो रहे हैं, और ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अलग जाया हो गई। सही, तो बेटा हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया, पॉइंट्स डिस्कस किए और रिस्क ड्राफ्ट किए। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ आ रही। देखिए बेटा अभी भी ये दूसरा सवाल है, आई होप कि अभी तक आप में से बहुत सारे बच्चों को राइटिंग अप्रोच समझ आ गई होगी, लेकिन अभी हम 3 क्वेश्चन और क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपकी राइटिंग अप्रोच इंप्रूव कर जाएगी। ओके, तभी मैं बार बार कहता हूं कि पेशेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ट्रस्ट के साथ पढ़े, हाँ भाई वक्त के साथ साथ हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हमारी ग्रिप इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर है? तो बेटा देखें, हमारा पहला चैप्टर चल रहा है ऑडिट प्लानिंग, और ऑडिट प्लानिंग के अंदर बेटा हमने पहला टॉपिक पढ़ा बेटा, दैट इज बिजनेस रिस्क। हमने पहला टॉपिक पढ़ा बेटा बिजनेस रिस्क, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसकी राइटिंग अप्रोच देख ली, उससे रिलेटेड आर्टिकल देखा। प्रीवियस क्लास में हमने सवाल किया था पेल कंपनी, और आज बेटा हमने दूसरा सवाल किया विनबेरी कंपनी। बेटा आपको एक एक रिस्क को समझाता हूँ, क्वेश्चन की रीडिंग कराता हूँ, फिर ड्राफ्टिंग कराता हूँ, ताकि आप लोगों को कंप्लीट कॉन्फिडेंस मिले। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास बेटा हम लोग एक और बिजनेस रिस्क का क्वेश्चन करेंगे, और इस तरह हम आगे प्रोसेस करेंगे। हर टॉपिक पर इस तरह बेटा सफिशिएंट टाइम स्पेंड करेंगे, जब तक कि आप लोगों को कंप्लीट ग्रिप ना आ जाए। ओके, आई होप आप लोगों को बातें समझ आई हैं। कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू एवरीवन।